गुड इवनिंग टू ऑल। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और है कि आज जो है एक नए टॉपिक के साथ हम जुड़ रहे हैं मौर्योत्तर काल। और हम लोग इससे पहले जो है कि देख चुके हैं, एक केंद्रीकृत सत्ता को देख चुके हैं, मौर्य काल को देख चुके हैं, है ना। और इसके बाद जो है कि हम लोग देखेंगे मौर्योत्तर काल का। चलिए मौर्योत्तर काल के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। ये वो कालखंड है जहाँ पे केंद्रीकृत सत्ता का क्या है, अभाव है। आपने देखा पहला जो है केंद्रीकृत सत्ता व्यवस्था जो है आपने देखा था मौर्य काल में, है ना। यहाँ पे जो है कि क्या था, अति केंद्रीकृत सत्ता कह सकते हैं, है ना। पहली बार जो साम्राज्य निर्माण का कॉन्सेप्ट देखे थे, है ना, ये देखे थे। पहला जो है कि आपने सम्राट देखा था, ठीक है। लेकिन कहानी क्या होती है कि जैसे ही एक मौर्य सत्ता जो है कमजोर होती है ना, इसके जो साम्राज्य हैं एक एक कर करके क्या होते हैं, हाथ से एक एक क्षेत्र निकलना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो इसी पे जो है कि हम लोग बात आज करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो अशोक की मृत्यु के बाद जो है इसके उत्तराधिकारी विशाल मौर्य साम्राज्य को बनाए रखने में क्या रहे, असमर्थ रहे, है ना। हुआ क्या कि जिस साम्राज्य को अशोक ने तलवार के बल पे जीता था, विस्तृत किया था, उसे शांति के बल पे जो है वो स्टेबल किए हुए था, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि केवल शांति के बल पे, है ना। आप अशोक अभिलेखों को अगर देखेंगे, है ना, उसमें जगह जगह जो है अपने प्रतिनिधियों को भेज कर करके देखभाल करने की बात कही है ना। जगह जगह पे जो है वो कम्युनिटी विशेष के लोगों को चेतावनी भी देता रहा है ना। और लोगों में अशोक का डर भी है ना, कि ये वही अशोक है जो कलिंग युद्ध जीता है ना। तो उससे न केवल आंतरिक विद्रोह जो है शांत रहे, बल्कि बाह्य बाह्य आक्रमण पड़ोसी देश भी क्या रहे, बिल्कुल ही स्थिति प्रज्ञ रहे, यानी कि बिल्कुल अस्थिर रहे, ठीक है। क्लियर है। तो यही चीज जो है आगे उनके उत्तराधिकारियों के में जो है ये अभाव दिखता है ना। वो चीजें अशोक वाली चीजें नहीं है, उतनी शक्तिशाली ताकतवर जो है उसके ये क्या कहते हैं उत्तराधिकारी नहीं रहे, ठीक है। तो चलिए इसी के हम लोग देखते हैं। ये जो है कि कहानी जो है आप देखेंगे क्या कि 187 ईसा पूर्व में जो है बृहदत्त की क्या हो जाती है, हत्या हो जाती है। तो हम लोग देखते हैं 187 से 240 एडी तक जो है काल जो है भारत में क्या रहा, तो भारत में जो ये रहा एक खंडित राज रहा, है ना। एकता खंडित रही है यहाँ पे जो है विकेंद्रीकृत सत्ता रही। यहाँ पे जो है छोटे छोटे राज्यों का क्या हुआ, उद्भव हुआ, ठीक है। तो ये चीजें जो है कि आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है। चलिए, और ये खंडित काल को क्या कहा जाता है, मौर्योत्तर काल, है ना। इस खंडित काल को ही मौर्योत्तर काल के नाम से जाना जाता है। तो इसको जो है आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। मौर्योत्तर काल, ठीक है। चलिए, मौर्य साम्राज्य के अवशेष पे जो है कि कई राज उभर करके सामने आए। तो ये राज जो है आपको ध्यान में रखना है कि मौर्यों के अवशेष पे जो है कौन कौन से राज आए। तो इसको थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए एक बार। तो सबसे पहले देखते हैं शुंग वंश। शुंग वंश है ना। फिर उसके बाद जो है कर्ण वंश, उसके बाद क्या हिंद यूनानी, फिर उसके बाद सातवाहन, उसके बाद छेदी या चेदी वंश, है ना। ये कहीं छेदी दिखता है, कहीं चेदी दिखता है, ठीक है। ठीक, क्लियर है। तो ये चेदी वंश, है ना। तो चलिए हम लोग एक एक करके आते हैं। इसके अलावा क्या कोई और भी वंश का उभार हुआ, विदेशी आक्रमण हुए, है ना। विदेशी आक्रमणकारी आए, तो उनको भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये जो है कि आपका भारत के जो है ना, कितने 5 महत्वपूर्ण वंश है ना, महत्वपूर्ण वंश है जो आपको देखना है। किसमें, मौर्योत्तर काल में, है ना, मौर्योत्तर काल में, ठीक है। चलिए,
अब हम लोग देखेंगे क्या कि मौर्योत्तर काल को जानने के लिए क्या क्या स्रोत है ना। तो उन स्रोतों की चर्चा करें। हम ऑलरेडी ये स्रोत जो है कहाँ पे चर्चा कर चुके हैं, सोर्स ऑफ एंशियंट हिस्ट्री में, है ना। सोर्स ऑफ एंशियंट हिस्ट्री में जो है हम लोग इन स्रोतों के बारे में जो है ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। फिर भी एक बार फिर से रिकॉल करवाते हैं, है ना। हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्या कि पुरातात्विक स्रोत भी हैं और साहित्यिक स्रोत भी हैं, है ना। तो चलिए हम लोग पुरातात्विक स्रोत को एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो पुरातात्विक स्रोत में देखेंगे क्या, रुद्रदामन का, है ना, जुन्नागढ़ लेख, ठीक है, अयोध्या अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख, है ना। इसके अलावा नासिक अभिलेख, इसके बाद अमरावती अभिलेख, वेशनगर का अभिलेख, कन्हेरी का अभिलेख, ठीक है, क्लियर। इधर जो है साहित्यिक में जो है देखेंगे क्या, गार्गी संहिता, मालविका अग्निमित्रम, दिव्यावदान, है ना, नीलिंद नहीं मिलिंद पन्हा, है ना, मिलिंद पन्हा, ठीक है। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, प्लिनी, टालेमी, अस्ट्रैबो आदि का विदेशी ग्रंथ। चलिए तो पहले जो है कि महत्वपूर्ण जो है हम लोग क्या देख लेते हैं, अभिलेख को देख लेते हैं, है ना, अभिलेख को देख लेते हैं। चलिए तो इन अभिलेखों को जो है हम लोग एक बार देख लेते हैं। रुद्रदामन का जुन्नागढ़ अभिलेख, ये जो है कि आप देखेंगे इससे पहले जितने भी अभिलेख लिखे गए वो सभी के भाषा क्या था, प्राकृत था, है ना। ये पहला शिलालेख है, ये पहला अभिलेख है जिसकी भाषा जो है कि क्या है, संस्कृत है। और ये आपके एग्जाम में पूछे गए हुए हैं, है ना, कि इससे पहले जो है सारे अभिलेख जो है किसमें, प्राकृत भाषा में लिखे गए, है ना, संस्कृत भाषा में लिखे गए पहला शिलालेख। तो ये जो है आपका रुद्रदामन का जुन्नागढ़ अभिलेख, और ये सबसे लंबा लेख है ना, सबसे लंबा लेख है, ठीक है। इस अभिलेख में जो है रुद्रदामन का सतकर्णी पे जो है विजय का चर्चा आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। सुदर्शन झील का इतिहास जो है इससे ज्ञात होता है। अब बताइए मुझे, सुदर्शन झील से कौन कौन से शासक जुड़े हुए हैं, हम पढ़ा चुके हैं मौर्य में, बताइए बताइए। मतलब रिकॉल क्या है, पढ़ाया नहीं है जो रिकॉल करना पड़ेगा, हाँ, पढ़ाया नहीं है जो रिकॉल करना पड़ेगा आप लोगों को। हैदर, लवली, बताएं आप लोग, आशीष, हो गया रिकॉल, हमें पता है कि रिकॉल वो होगा नहीं, क्योंकि पढ़ोगे तभी तो याद रहेगा। बोला था मौर्य से सवाल आते हैं, लेकिन इन लोगों ने नहीं पढ़ा, है ना, पढ़ा ही नहीं। अब ये आपके लिए टास्क रहा कि सुदर्शन झील के निर्माण से कौन कौन से शासक जुड़े रहे, सुदर्शन झील का निर्माण किसने किया, ये सब आपके लिए टास्क रहा। जा कर करके मौर्य एक बार फिर से पूरा पढ़ना है। ऐसा ना हो कि सुदर्शन झील वाला जो है पैराग्राफ उठा करके पढ़ लेना है, बाकी सर हमने पढ़ लिया, ठीक है। चलिए, इस झील का निर्माण किसने किया था, चंद्रगुप्त मौर्य के समय के जो है सौराष्ट्र के गवर्नर पुष्य गुप्त ने करवाया था। तो सास जो है ये अशोक के समय गवर्नर थे, है ना। इसने उसका क्या किया था, इसमें नहर निकाली थी। रुद्रदामन ने जो है इसका पुनर्निर्माण करवाया था, ठीक है, पुनर्निर्माण कराया था। एक शासक और है ना, एक शासक और है, 4 शासक टोटल है। तो वो आप पढ़ करके मेरे को बताना, हम आगे बताएंगे नहीं, ठीक है। तो ये जो है था क्या, ये राजकोष के द्वारा जो है ये निर्माण कराया गया, पुनर्निर्माण कराया गया था, राजकोष के द्वारा वित्त पोषित था। और ये इसने सिंचाई के लिए जो है नहर का निर्माण करवाया था, ठीक है। तो इस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य का नाम चंद्रगुप्त प्राप्त हुआ है, ठीक है। इस अभिलेख में से सबसे पहले जो है ना विष्णु के साथ लक्ष्मी का भी उल्लेख मिलता है, ठीक है। चलिए, अयोध्या लेख, है ना, ये पुष्यमित्र द्वारा राजधानी अयोध्या में बनाई गई थी, ठीक है। शुंगों के जो है ये क्या कहते हैं,
सुंगों की यवनों पर विजय की जो है चर्चा यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। पुष्यमित्र द्वारा कराए गए 2 अश्वमेध यज्ञ, है ना, 2 अश्वमेध यज्ञ की जानकारी अयोध्या लेख से मिलती है। ये सब ध्यान में रखना है कि अयोध्या लेख किससे जुड़ा है, पुष्यमित्र शुंग से। ठीक है। खारवेल का हाथी गुम्फा लेख, ये भुवनेश्वर में है ना। भुवनेश्वर कहाँ पर है, ये भी नहीं पता होगा। ये देखो, ये भुवनेश्वर के उदयगिरी पर्वत से प्राप्त हुए। ये इसमें देखेंगे क्या कि खारवेल, है ना, खारवेल द्वारा मगध के शासक बृहस्पति मित्र को पराजित किया था, इसका उल्लेख जो है यहाँ पे मिलता है। खारवेल द्वारा यवन सातकर्णी पांड्य शासकों को पराजित करना, इसकी चर्चा जो है हाथी गुम्फा अभिलेख में है। ये जो है नासिक अभिलेख यानी कि गौतमी पुत्र सातकर्णी के विषय में यह अभिलेख है। ठीक है। और ये जो नासिक अभिलेख जो है ना, इसको देखेंगे क्या कि गौतमी पुत्र सातकर्णी की मां ने इसको उत्कीर्ण करवाया था। इसके अनुसार सातकर्णी ने शक, पल्लव, यवन, है ना, सौराष्ट्र, मालवा, है ना, इन सभी क्षेत्रों पे क्या किया था, एक एक कर करके विजय प्राप्त किया था। तो इसको आप लोग ध्यान में रखना है। ठीक है। इस अभिलेख में जो है गौतमी पुत्र सातकर्णी को क्या बोला गया है, क्षत्रियों का मर्दन करने वाला, है ना। ये जो है कि आप देखेंगे इस गौतमी पुत्र सातकर्णी जो है छत्र ब्राह्मण है ना, छत्र ब्राह्मण है। ठीक है। चलिए, यानी कि क्षत्रियों का मर्दन करने वाला परशुराम के समकक्ष इसको बताया गया है। ठीक है। चलिए, इसी में, इसी अभिलेख में जो है ये कहा गया है ना, क्या कहा गया है कि गौतमी पुत्र सातकर्णी का जो है घोड़ा जो है 3 समुद्रों का पानी पीता था। इसका क्या मतलब है, उसके क्षेत्र जो है, राज्य जो है इतना बड़ा विस्तृत था, है ना, कि 3 समुद्र उसमें बॉर्डर टच करता था। ठीक है। एक नीचे, एक लेफ्ट में, एक राइट में, एक बंगाल की खाड़ी, दूसरा जो है अरब सागर, और तीसरा जो है हिंद महासागर। ठीक है। चलो, नाना घाट अभिलेख, इसके अनुसार जो है ना, ये सतकर्णी प्रथम से संबंधित अभिलेख है। इसके अनुसार सतकर्णी प्रथम ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे, 2 अश्वमेध यज्ञ अभी हम पूछने वाले हैं। ठीक। वेशनगर अभिलेख, वेशनगर अभिलेख ये बेहद चर्चित अभिलेख है। ये बार बार जो है कि आपके सिविल सर्विसेज में जो है पूछे जाते रहे, तो इसको जो है आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है। ये किसका है, वेशनगर हेलियोडोरस के द्वारा उत्कीर्ण करवाया गया था, है ना, हेलियोडोरस के द्वारा उत्कीर्ण करवाया गया था। यह भागवत धर्म से संबंधित अभिलेख है। सबसे पहले जो है भागवत धर्म के बारे में जानकारी जो है इसी अभिलेख से मिलता है। वासुदेव को जो है ये समर्पित है, वासुदेव अर्थात विष्णु को समर्पित है। यह जो है गरुड़ स्तंभ पर जो है उल्लेखित है ना, गरुड़ स्तंभ पर उल्लेखित है। इसमें काशीपुत्र भागवत शुंग शासक का उल्लेख है। ठीक है। आगे चलते हैं। यह मध्य प्रदेश के विदिशा में स्थित है। इससे बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं। ठीक है। मौर्योत्तर काल के सिक्कों की चर्चा कर लेते हैं, है ना। तो देखेंगे क्या कि इस काल में पहली बार सिक्कों पर विभिन्न राजवंश एवं शासकों के नाम लिखने की प्रथा की क्या होती है, शुरुआत होती है। ठीक है। सर्वप्रथम जो है इंडो ग्रीक यानी कि हिंद यवन के शासकों ने ही सोने के सिक्के जारी किए थे। सोने के सिक्के जारी करने वाला यही पहला है। ठीक है। क्लियर है। इसके अलावा जो है मौर्योत्तर कालीन साहित्य के साक्ष्य को हम लोग एक एक करके देखते हैं। ठीक है। तो गार्गी संहिता, गार्गी संहिता जो है किस सब्जेक्ट पे लिखा गया है, ये जो है क्या है, ज्योतिष शास्त्र है ना। इसमें जो है किसकी चर्चा है, यवन आक्रमण की चर्चा है ना, यवन आक्रमण की चर्चा है। ठीक है। आगे चलते हैं। दूसरा जो है आपका मालविका अग्निमित्रम, ये क्या है, नाटक है। किसकी नाटक है, कालिदास की रचना है, कालिदास का, है ना। और ये कालिदास की प्रथम नाटक है। तो इसको जो है आपको ध्यान में रखना है। इसमें जो है अग्निमित्र, है ना, अग्निमित्र की चर्चा है, ये जिसने विदर्भ का विजय किया था। ठीक है। अग्निमित्र के पुत्र वसुमित्र ने यवनों को हराया, इसकी भी चर्चा है। एक जगह और आपने देखा था यवनों की चर्चा है। ठीक है। यवनों को पराजित करने का, किसमें, अयोध्या में। चलो, नेक्स्ट जो है दिव्यावदान, है ना। दिव्यावदान कौन सा ग्रंथ है,
बौद्ध ग्रंथ है ना। चलो, महाभाष्य, इसके रचयिता कौन है? पतंजलि है। ठीक है। यवन आक्रमण की जानकारी यहाँ से भी मिलती है, गार्गी में भी और यहाँ भी। ठीक है, क्लियर है। पतंजलि जो है कि किसके ये थे? पुरोहित, और इन्होंने ही यशमेघ यज्ञ करवाया था। पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रिशियन सी, इसका लेखक अज्ञात है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। संभवतः ये 80 बीसी 80 जो है बीसी के आसपास, 80 बीसी एडी, 80 एडी के आसपास ये लिखा गया है, बीसी नहीं एडी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये किस भाषा में लिखा गया है? ग्रीक भाषा में। और इससे किसकी जानकारी मिलती है? भारत और रोम के बीच व्यापार की जानकारी जो है आपको यहाँ से देखने के लिए मिलती है। ठीक है, तो ये चीजें जो है आपको ध्यान में रखना है। ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये जो है प्लिनी, इनकी पुस्तक का क्या नाम है? नेचुरल हिस्टोरिका, है ना, नेचुरल हिस्टोरिका। भारत इटली व्यापार का की जो है इससे महत्वपूर्ण जानकारी हमें प्राप्त होती है। अन्य फैक्ट देख लेते हैं, अन्य फैक्ट, है ना। भारत रोम व्यापार इतना समृद्ध था कि भारत का निर्यात इतना अधिक था कि प्लिनी कहता है कि भारत हर वर्ष रोम से जो है कितना 5500 करोड़ सिस्टर्स यानी कि रोमन मुद्रा प्राप्त करता है, और ये सब के सब सोने में थे। है ना कमाल की बात। चलो, अब जो है हम लोग देखते हैं क्या? ब्राह्मण साम्राज्य। हम ब्राह्मण साम्राज्य क्यों बोले? हम ब्राह्मण साम्राज्य क्यों बोले? क्योंकि ये सब के सब जितने भी इस समय आएंगे, जैसे कौन कौन ब्राह्मण आएंगे? सुंग, कर्ण, सातवाहन, ये क्या है? ब्राह्मण है। ठीक है, इसलिए बोला। चलिए, ब्राह्मण साम्राज्य की स्थापना कब होती है? कब होती है? तो आप देखेंगे ये 185 में, है ना, 185 में। ठीक है, और किसकी हत्या कर करके? बृहदत्त की हत्या कर करके। ठीक है, चलिए, तो इसमें जो है कि कुल जो है कितने शासक हुए? कुल 10 शासक हुए। ठीक है, और ये कब से कब तक के चला? 185 से 185 से 185 ईसा पूर्व से 73 ईसा पूर्व तक के। ठीक है, इसमें जो है टोटल जो है देखेंगे क्या कि शुंग वंश के शासन की स्थापना की, है ना, पुष्यमित्र शुंग ने। और इसने कुल कितने साल शासन किया? 36 वर्ष। ठीक है, 36 वर्ष कुल जो है पुष्यमित्र शुंग ने शासन किया था। उल्टा घटा रहा है लड़का जो है, वो कुछ ज्यादा ही मैथमेटिक्स लगा दिया। नहीं, घटा के देखो 36 आता है कि नहीं आता है? चलिए, कुछ शासकों की जो है सूची दी गई है, इसको देख लीजिएगा। पुष्यमित्र शुंग कब से कब तक के? 85 से 49 हो गया ना, 36, है ना। चलो, और ये वंश संस्थापक, वंश संस्थापक है। इन्होंने खारवेल के खिलाफ क्या किया? लड़ाई की और उन्हें हराया। ठीक है, खारवेल कौन है? महामेघवाहन का वंशज, कलिंग का, है ना। चलिए, चेदी वंश का शासक। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद अग्निमित्र पुष्यमित्र का पुत्र है, पुष्यमित्र का पुत्र। इसके इसके कार्यकाल किस लिए चर्चा में है? कला और साहित्य के संरक्षण के लिए। उसके बाद उसका पुत्र क्या है? वसु ज्येष्ठ। वसु ज्येष्ठ का जो कार्यकाल जो है किस लिए चर्चा में है? तो ये साम्राज्य की शक्ति को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करता है। फिर उसके बाद वसु मित्र, है ना, इसने क्या किया? शुंग वंश का जो है ये क्षेत्रीय विस्तार किया। ठीक है, फिर उसके बाद भद्रक, भद्रक ये जो है समृद्धि के अपने शासनकाल के लिए जाना जाता है।
फिर उसके बाद पुलिंद, ये जो है बुनियादी ढांचे, साम्राज्य के बुनियादी ढांचे को मजबूत किया। घोष, राज्य की सीमाओं और विस्तार किया। ठीक है। वज्रमित, अपनी धार्मिक सहिष्णुता और बौद्ध धर्म के संरक्षण के लिए जाना जाता है। ठीक है। भागभद्र, यहां से देवभूति, चलिए इसकी हत्या करके कौन आ जाएगा? कदम वासुदेव आ जाएगा, कर्ण वंश की स्थापना हो जाएगी। चलो ये थोड़ा सा ये देख लो, इसका कालखंड को देख लेते एक बार। चलो इसका कालखंड देख लेते हैं, है ना। तो ये आपका क्या है? शुंग एम्पायर का, है ना। क्षेत्रफल देख लेते हैं इसका कहाँ कहाँ पर है ना। तो ये देख लीजिए, विदिशा, विदिशा मध्य प्रदेश। ठीक है। चलिए ये जो है भरूथ स्तूप है, साकेता है ना। यानी कि ये पूरी तरह से जो है बिहार तो शामिल दिख रहा है, पूरा बिहार मगध वाला क्षेत्र में जो है पूरा है ना। इसके अलावा वो यूपी वाला क्षेत्र भी जो है शामिल है। इसके अलावा जो है मध्य प्रदेश का क्षेत्र भी आपको शामिल दिख रहा है। अब इंक्लूडिंग झारखंड भी जोड़ लेना, है ना, बिहार बोलने का मतलब। ठीक है, क्लियर है। उधर जो है आपका थोड़ा सा उड़ीसा वाला क्षेत्र भी आपका शामिल है, बंगाल ऑलरेडी शामिल है। क्लियर है। चलो तो हम लोग देखते हैं पुष्यमित्र शुंग का। तो पुष्यमित्र शुंग किसका पुत्र है? पुष्य धर्म का, है ना। पुष्यमित्र शुंग अंतिम मौर्य शासक किसका? बृहदत्त की हत्या करता है। ठीक है। और शासन पर क्या करता है? काबिज हो जाता है। ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे क्या कि इसके बारे में कहा जाता है ना, कि इसने जो है लगभग 84,000 स्तूपों का, है ना, बौद्ध स्तूपों का क्या क्या था? विनाश करवा, और देखो वो निर्माण करवा। अब वो यहाँ निर्माण कहना विनाश करवाया था, तो इन्होंने बोला निर्माण करवाया था। और ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा हुआ है, पहला ही क्वेश्चन गलत। चलिए भिक्षुओं की हत्या की, लेकिन भरहुत स्तूप का निर्माण कराने का श्रेय जो है किसको जाता है? पुष्यमित्र शुंग को। इसके काल में जो है पतंजलि ने पाणिनि के अष्टाध्यायी पे क्या लिखा? टीका लिखा। और इसको किस नाम से जाना जाता है? महाभाष्य, महाभाष्य के नाम से। ठीक है। आपको पता है कि पतंजलि इसके पुरोहित भी हैं, यह भी हमने चर्चा किया था। ठीक है। चलो वैदिक धर्मशास्त्र के सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्मृति ग्रंथ जो है ना, मनु स्मृति की रचना जो है किसके समय में हुई है? पुष्यमित्र शुंग के काल में, है ना। पुष्यमित्र शुंग के काल में, उसी के काल में नहीं हुई, ये याद केवल उसी के काल याद रहेगा। पुष्यमित्र शुंग भूल जाएंगे और फिर पूछा जाएगा कि मनु स्मृति लिखी गई है ना, फिर उसी के काल में ढूंढते रहिएगा। पुष्यमित्र शुंग कहीं दिखाई नहीं पड़ने वाले हैं, है ना। पुष्यमित्र शुंग आपको कहीं दिखाई नहीं पड़ने वाले हैं। ठीक है। चलिए तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, इसने अपने शासनकाल में जो है कितने यज्ञ? 2 यज्ञ करवाए थे, जिसके पुरोहित कौन थे? पतंजलि थे, है ना। पुरोहित पतंजलि थे। ठीक है। कालिदास के मालविका अग्निमित्रम में जो है ना, पुष्यमित्र शुंग को जो है किस गोत्र का बताया गया है? तो ये कश्यप गोत्र का बताया गया है ना। एक जगह मैंने पढ़ा था रिसर्च के दरमियान में ही, है ना, कि इसे जो है कश्यप गोत्र को निम्न गोत्र माना जाता है, अच्छा ब्राह्मण नहीं माना जाता। ठीक है। चलिए इतिहासकार तारानाथ और पाणिनि ने भी इसके ब्राह्मण होने की पुष्टि की है। पाटलिपुत्र से दूर होने के कारण मगध के एक प्रांत अवंती पर नियंत्रित करने में क्या हो रही थी? कठिनाई हो रही थी। इसलिए जो है पुष्यमित्र शुंग ने किसको? विदिशा को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। किसको? विदिशा को। ये सब पूछा हुआ। ठीक है। चलिए और आप लोग ध्यान में रखिएगा। और अंततः क्या होगा? धीरे धीरे जो है मगध की सत्ता से ये बिल्कुल ही समाप्त हो जाएगा और विदिशा जो है मेन राजधानी के रूप में उभर करके सामने आ जाएगा। ठीक है। चलिए पुष्यमित्र शुंग ने एक सैन्य क्रांति द्वारा सत्ता हथियाया था। इसके समय जो है अंतिम दिनों में, है ना, ये अपने लास्ट दिनों में, है ना, कितने? 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। अश्वमेध घोड़े का जो है कहां पर? सिंधु के तट पर। किसने पकड़ा था? इंडो ग्रीक, है ना। यवन मतलब इंडो
ग्रीक के द्वारा। ठीक है, हम आगे इसकी चर्चा आपको करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हुआ क्या कि इंडो ग्रीक ने जो है इनके घोड़ों को पकड़ लिया, है ना, और घोड़ों को पकड़ लिया तो इसके लिए जो है किसको भेजा गया, वसुमित्र, है ना, पुष्यमित्र के नाती यानी पोता, है ना, वसुमित्र के नेतृत्व में जो है शुंग सेना वहां पे पहुंचा और यूनानियों को क्या किया, परास्त किया, है ना। तो इसलिए कहा जाता है कि यवन आक्रमण किस समय हुए, तो पुष्यमित्र शुंग के समय। ठीक है, क्लियर है। पुष्यमित्र शुंग ने जो है कि इसके समय ये आक्रमण हुए थे, लेकिन उसको उससे परास्त कौन किया था यवनों को, वसुमित्र ने। तो ये ध्यान में रखना, ऐसा ना हो कि ये ध्यान में चला जाए कि आक्रमण उसके समय हुआ तो वसुमित्र का शहर आएगा, नहीं। चलिए, पुष्यमित्र शुंग ने साम्राज्य विस्तार के तहत जो है कहां पे, विदर्भ को जीता, है ना। किसको पराजित किया, यज्ञसेन को। ठीक है, कालिदास के जो है मालविका अग्निमित्रा में जो है ना, ये विदर्भ की राजकुमारी मालविका एवं अग्निमित्र जो पुष्यमित्र शुंग का पुत्र है, इसके प्रेम प्रसंगों की चर्चा यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। ठीक है, और इसी में इस संदर्भ में विदर्भ की विजय का विवरण भी ये कालिदास दे देते हैं। ठीक है, चलिए, बौद्ध साहित्य दिव्यवदान में जो है ना, पुष्यमित्र को बौद्धों पर अत्याचार करने वाला बताया गया है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, कभी भी जो है सपोर्ट में नहीं आएगा। कौन, बौद्ध साहित्य, किसके, ब्राह्मण वंश का। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, पुष्यमित्र शुंग कौन है, ब्राह्मण वंश का, है ना, और वो क्षत्रिय वंश का, है ना, क्षत्रिय जो है संप्रदाय का नहीं। तो बौद्ध जो है कि कभी भी ब्राह्मण वंश को वो आगे नहीं करेंगे, कभी भी उस अच्छा नहीं कहेगा, है ना। तो कभी कभी जो है कि कहा जाता है, देखो तालमेल कैसे मिलाया जाता है कि अशोक ने 84,000 स्तूपों का क्या किया था, निर्माण कराया था। मतलब अशोक बहुत अच्छा शासक था, और 84,000 उन स्तूपों का जो है ये खंडन जो है इन्होंने किया था। किसने, पुष्यमित्र शुंग ने। संभव है क्या, संभव है क्या, एक 84,000 स्तूप बनवाएगा, दूसरा 84,000 स्तूप नष्ट करेगा। अभी 84,000 स्तूप बनवाना बहुत बड़ी बात है, और 84,000 स्तूप नष्ट करना भी बहुत बड़ी बात है। कोई पुरातात्विक साक्ष्य हमें प्राप्त ही नहीं हुए। तो हो सकता है ये चीजें जो है किसके द्वारा, बौद्ध ग्रंथों में बढ़ा चढ़ा करके लिखी गई हो, इसकी पुष्टि हम नहीं करते, है ना। ये हम अपना तर्क के हिसाब से बता रहे हैं। आपको जो है जो मैंने बताया वही याद रखना है ना। क्या याद रखना है कि एक ने 84,000 स्तूप निर्माण कराया है और दूसरे जो है 84,000 स्तूप नष्ट कर दिया है। बस ये ध्यान में रखना है, अपने ओर से जो है कोई लॉजिक नहीं लगाना है। बात समझ में आई, अन्यथा कि लॉजिक लगा दिए तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। ठीक बात, चलिए, कालिदास के मालविका अग्निमित्र में जो है पुष्यमित्र के पुत्र अग्निसेन, है ना, अग्निमित्र और यज्ञसेन की चचेरी बहन मालविका की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। यज्ञसेन को शुंगों का स्वाभाविक शत्रु भी कहा गया है। ठीक है, चलिए, इसके अलावा जो है पुष्यमित्र शुंग ने, है ना, कलिंग नरेश खारवेल से पराजित हुआ, जिसकी जानकारी हमें खारवेल का हाथी गुम्फा लेख से मिलता है। ये देखो, दोनों जो है कंट्रोवर्सी पैदा करने वाला लोग हैं, है ना। वो कहेगा कि हम जीते हैं और वो कहेगा हम जीते हैं, दोनों का एक दूसरे पे हारने का आरोप लगाते रहेगा। आपको उससे लेना देना नहीं है, आपको ये ध्यान में रखना है कि खारवेल ने पुष्यमित्र शुंग को क्या किया था, हराया था। ठीक है, बौद्ध ग्रंथ दिव्यवदान के अनुसार पुष्यमित्र बौद्ध धर्म का कट्टर विरोधी था और उसने 84,000 स्तूपों का नष्ट कर दिया था। लेकिन इस दावे को विद्वानों ने क्या किया, खारिज कर दिया। मैंने भी अभी बोला था कि इसको आप लोग ध्यान में रखना है, क्या, एक ने निर्माण कराया दूसरे तोड़ा, है ना, बाकी दिमाग उस पर नहीं लगाने का। ठीक है, चलिए, ये पूछा हुआ है यूपीएससी में, है ना, यूपीएससी में 2016 में पूछा हुआ है। प्राचीन भारत की निम्नलिखित पुस्तकों में से किस पुस्तक में जो है शुंग राजवंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम कहानी मिलती है ना। स्वप्नवासव दत्ता, है ना, मालविका अग्निमित्रम
मित्र में मेघदूत रत्नावली, है ना, तो कुछ ऐसे हो गया है ना। तो मालविका अग्नि मित्र में। चलिए, पुष्यमित्र के दरबार में एक प्रतिष्ठित कवि जो है पतंजलि रहते हैं, इसकी चर्चा ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं भागभद्र का, है ना। तो भागभद्र जो है ये देखेंगे, भागभद्र के दरबार में कौन आता है? हिंद यवन शासक एंटियाल किड्स के दूत कौन है? हेलियोडोरस। तो हमें केवल हेलियोडोरस याद नहीं रखना है, कभी कभी उल्टा पूछ लेता है ना, कि हेलियोडोरस जो है किसका दूत था, है ना। तो ये एंटियाल किडस का, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है ना। इसने विदिशा में गरुड़ स्तंभ का निर्माण कराया था, है ना। और ये जो है कि कितने वर्ष में आया था इसके शासन काल में? भागभद्र के शासन काल के 14वें वर्ष में, है ना। और ये जो हेलियोडोरस ने जो है विदिशा में वासुदेव के सम्मान में, है ना, गरुड़ स्तंभ का स्थापित किया था, ठीक है, क्लियर है। तो वही चीज घुमा फिरा करके हमने आपको फिर से करवा दिया है ताकि आप भूलो नहीं। मनोस्मृति की जो है ना, वर्तमान स्वरूप की रचना जो है किसके समय में? भागभद्र के समय में ही हुआ है ना, भागभद्र के समय में हुआ है। तो इसको जो है आपको क्या करना है? याद नहीं रखना है, भूल जाना है नहीं। चलो, कितना संस्कारी सब है ना। संस्कार तो देख करके दिखता है। चलो, शुंग वंश का अंतिम शासक कौन है? ये देवभूति, है ना, जिसकी हत्या 73 ईसा पूर्व में उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव ने किया था, ठीक है। देखो यहाँ से जो क्या कहते हैं, हर्यंक वंश से जो कहानी चल आ रही है हत्या करके सत्ता प्राप्त करने की, है ना, वो अभी तक सिलसिला जारी है, ठीक है। तो शुंग वंश का जो है कि यहाँ देखेंगे खात्मा कब होती है? तो देवभूति पे आकर करके 73 ईसा पूर्व में, है ना। और इसके मंत्री किसने? वासुदेव ने इसकी हत्या कर दी, है ना। तो ये अंतिम शुंग शासक कौन है? देवभूति, ठीक है। और प्रथम जो है कण्व शासक कौन होगा? वासुदेव, है ना, वासुदेव जिसने इसकी हत्या की है, ठीक है। चलिए, और इसने कण्व वंश की स्थापना की। इसकी जानकारी जो है कि कहाँ से मिलती है? हर्षचरित, है ना, से प्राप्त होता है। और हर्षचरित की रचना किसने किया है? बाणभट्ट ने, है ना। तो इसकी भी ध्यान में रखना है। चलिए, शुंग काल में जो है भागवत संप्रदाय का क्या हुआ? पुनरुत्थान हुआ, है ना। और इस काल में हिंदुओं के देव मंडल में वासुदेव कृष्ण की प्रधानता स्थापित हो गई, है ना। इस काल में ब्राह्मण धर्म भागवत धर्म के नाम से क्या हुआ? प्रसिद्ध हुआ। विदिशा के शिल्पियों ने इसी काल में सांची स्तूप के द्वारों का क्या किया था? निर्माण किया था। तो सांची के जो तोरण द्वार है उसका निर्माण जो है किसके समय में हुआ? तो ये शुंग वंश के समय, खासतौर पर पुष्यमित्र शुंग के समय में, ठीक है। और इस स्तूप का निर्माण किसने करवाया था ये बता दो? अशोक ने। चलो, ये तो कम से कम याद रहा, है ना, कम से कम ये याद रहा। चलिए, फिर इसके बाद भाजा के बिहार, बोध गया की वेष्टनी, है ना, और वेशनगर में गरुड़ ध्वज, है ना, आदि शुंगकालीन कला के उत्कृष्ट नमूने हैं, ठीक है। भाजा के बिहार बोध गया में जो है देखा है अभी आपने, बोध गया का जो ये बोधि मंदिर है ना, उसका जो है वेष्टनी का निर्माण इसने किया है, ठीक है। वेशनगर में जो है गरुड़ ध्वज, है ना, इसका निर्माण हुआ है, ठीक है। चलो, संघर्ष और बलिदान की बात करते हैं। पतंजलि के महाभाष्य के अनुसार शुंगों के शासन के दौरान यूनानी आक्रमण हुए थे। इसके अलावा युग पुराण का हिंदू पाठ एक भविष्यवाणी के रूप में भारतीय ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन करता है और एक शानदार किलेबंद शहर राजधानी पाटलिपुत्र पर इंडो यूनानियों के हमले की चर्चा करता है, ठीक है। तो ये कहाँ से मिलता है? युग पुराण से, है ना। इसकी चर्चा कहाँ से मिलती है? युग पुराण से, ठीक है। मालविका अग्निमित्र, है ना, पुष्यमित्र और विदर्भ के राजा यक्षन के बीच संघर्ष की बात करता है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। मालविका अग्निमित्र सिंधु के तट पर राजकुमार वसुमित्र और यवन की सेना के मुठभेड़, है ना, ऑलरेडी हुआ था, ये भी हम आपके साथ बता चुके हैं। धार्मिक नीति की बात करें, है ना, तो बेसिकली तौर पे जो है ये क्या है? ब्राह्मण धर्म,
है ना, ब्राह्मण धर्म को फॉलो करता है, ठीक है, ये खुद ब्राह्मण है, ठीक। तो अशोक के धर्म और बौद्ध धर्म के साथ जुड़ाव के बाद जो है शुंगों ने क्या किया, फिर से ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान किया, है ना। इस समय जो है क्या हुआ, ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान हुआ, है ना। हमने क्या चर्चा क्या क्या है, क्या लिखा था वहां हेडिंग में, ब्राह्मणवादी वंश, है ना, यही बात किया था, ब्राह्मणवादी साम्राज्य, ब्राह्मण साम्राज्य, है ना, हमने यही बात किया था। अब जितनी भी चीजों को देखते हैं, अंधविश्वास को देखा, पूजा पाठ को देखा, है ना, जहां वहां पर विरोध हो रहा था, अब फिर से दोबारा क्या होगा, लागू हो जाएगा। बौद्ध धर्म का क्या होगा, अशोक के समय बौद्ध धर्म का देखा आपने, उत्तरोत्तर विकास हुआ। ब्राह्मण धर्म क्या हो गया, अस्थिर हो गया था, अब यहाँ उल्टा हो जाएगा, बौद्ध धर्म का क्या होगा, उत्तरोत्तर विकास हो जाएगा। जितने भी सारे साहित्य हैं, है ना, वो इस समय लिखे जाएंगे, खास करके सूत्र साहित्य, है ना, सूत्र साहित्य का विकास इसी समय होता है, स्मृति साहित्य का विकास इसी समय होता है ना। सारे जो है रूल बुक जो है हिंदू धर्म के जितने भी रूल बुक हैं, है ना, वो सभी के सभी इसी समय आपको देखने के लिए मिलता है, ठीक है, क्लियर है। चलिए सांस्कृतिक योगदान की बात किया जाए, है ना, तो इस पे बहुत सारे जो है कि क्या है, वाद और विवाद है ना। हालांकि देखेंगे क्या, कला, शिक्षा, दर्शन, है ना, इन सभी पे जो है इस समय प्रकाश पड़ा है ना, इन सभी का क्या है, वो है उत्तरोत्तर विकास यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। किस काल में, शुंग काल में, है ना, शुंग काल में, ठीक है, क्लियर है। सबसे महत्वपूर्ण रचना जो है पतंजलि के महाभाष्य, है ना, योग सूत्र, ठीक है, महाभाष्य और योग सूत्र की रचना हुई यहीं पे कालिदास के, कालिदास किस समय में थे, गुप्ता के समय में, ठीक है, लेकिन मैटर जो है इसी समय का है ना, इसी समय का मैटर है, ठीक है। तो इसे मालविका अग्निमित्रम में इसके बाद जो है उल्लेख के लिए भी जाना जाता है, ठीक है। हालांकि ये रचना किस काल की है, गुप्त काल की, ठीक। चलिए यहाँ पे देखेंगे, है ना, तो क्या देखेंगे कि इसी समय भरूच स्तूप का निर्माण जो है यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, यानी कि वास्तुकला में भी क्या हुआ है, उत्तरोत्तर विकास हुआ। हम लोग विकास एक साथ देखेंगे नीचे, ठीक है, विकास जो है हम लोग एक साथ नीचे देखेंगे, ठीक। चलिए एक बार इसको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है, ये बॉक्स रिकॉल कर लीजिए, ठीक है, या कर लीजिएगा आप लोग, ठीक, आप लोग इसको कर लेना। अब हम लोग बात करते हैं कण्व वंश का, है ना, कण्व वंश का, ये किसको रिप्लेस कर दिया, कण्वों ने शुंग वंश को। जहां पे शुंग वंश की क्षेत्र विस्तार था वहीं पे कण्वों ने कर लिया, लेकिन हुआ क्या कि वो विस्तृत साम्राज्य पे उतना ये वर्चस्व अपना नहीं रख पाए। धीरे धीरे क्या हुआ, मगध की स्थिति खराब होनी शुरू हो गई, है ना, मगध जो है क्या होने लगा, सीमित हो गया, है ना, मगध जो है सीमित हो गया, और ये बंगाल, बिहार, है ना, और थोड़ी सी उड़ीसा वाला क्षेत्र पे ये काबिज रहा, ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है आपको। चलिए इस वंश की स्थापना किसके द्वारा, वासुदेव के द्वारा, कण्व वंश का कब किया गया, तो 73 BC में, ठीक है। इस वंश का शासन जो है कितने वर्ष रहा, तो टोटल 45 ईयर जो है इसके शासन काल रहे, जिसमें कितने शासकों ने, टोटल 4 शासकों ने जो है यहाँ पे शासन किए। इस वंश का जो है तीसरा शासक नारायण कण्व क्या था, ये बेहद ही अयोग्य था और निर्बल था। इसके काल में जो है मगध का विस्तार जो है मात्र कहाँ रह गया, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश, ठीक है। कण्व भी कौन थे, ये ब्राह्मण थे, इन्होंने भी ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान के लिए कार्य किया, ठीक है। चल 27 ईसा पूर्व में इस वंश का अंतिम शासक कौन होता है, सुशर्मा, है ना, जिसकी जो है हत्या उसका सेनापति
किसके द्वारा? शिमुख के द्वारा कर दी जाती है और सातवाहन वंश की स्थापना हो जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। देखिए बेसिकली तौर पे ये सीक्वेंसेस हैं, बस इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने के लिए अभी है नहीं। ठीक, चलिए अब जब सुशर्मा आया तो मगध की स्थिति बिल्कुल ही सिमट करके छोटा हो गया। ये मात्र पाटलिपुत्र के आसपास तक ही सिमट गया। ठीक है, पाटलिपुत्र के आसपास ही ये सिमट करके क्या रहता है, रह गया। ठीक है, तो इसको जो है कि आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसको एक बार रिकॉल कर लीजिएगा। ये बॉक्स बना करके आप लोगों को रिकॉल करने के लिए दिया गया है। ठीक है, ये जो है शॉर्टकट में जो है आपको बॉक्स बना करके आपको दे दिया गया है जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सातवाहन वंश, आपको पता है इतिहास में सबसे ज्यादा जो है ये वंश रहा है, लगभग जो है 400 साल, है ना, लगभग 400 साल जो है ये वंश शासन किया है। तो ये काफी लंबा टाइम हो जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग बात यहाँ पे करते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये मूल रूप से जो है इसका निवास स्थान की अगर बात किया जाए, है ना, तो ये पैठान यानी कि प्रतिष्ठान, है ना, ये कहाँ पर है? तो ये महाराष्ट्र में, है ना, ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, इसीलिए इसको, ये किधर है? लगभग दक्षिण को कंट्रोल कर रहा है, उत्तर की ओर इसका विस्तार कम ही होगा, है ना, कम ही होगा। चूंकि कहाँ पाटलिपुत्रा तक ही जो है मगध क्या हो चुकी है, सिमट चुका है। अब जो है सत्ता जो है कि कहाँ चला जाएगा? प्रतिष्ठान, है ना, या पैठान, है ना। तो इसको ध्यान में आपको रखना होगा। इसलिए जो है कि सातवाहनों को क्या कहा जाता है? दक्षिणाधिपति, है ना, अर्थात इनके द्वारा शासित दक्षिण वाला क्षेत्र, इसलिए इसको दक्षिणाधिपति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए इनके राजाओं की जो चर्चा जो है ना, वो कहाँ पे मिलती है? एक लंबी सूची जो है आपको कहाँ पे मिलता है? मत्स्य पुराण में, है ना। तो मत्स्य पुराण में जो है आप देखेंगे इसकी चर्चा है सातवाहनों के शासकों की, है ना। तो एक लंबी सूची है। ठीक है, यहां पे आप देखेंगे क्या कि ये इसमें कौन कौन सा क्षेत्र शामिल है ना। तो ये आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र तो है ही, ठीक है, महाराष्ट्र तो है ही है। अब नीचे की ओर जाएंगे, है ना, तो थोड़ा सा कर्नाटक वाला क्षेत्र भी आ जाएगा। ऊपर की ओर अब वर्तमान में ये देखेंगे तो महाराष्ट्र क्या था? गुजरात भी, है ना, वर्तमान का गुजरात भी महाराष्ट्र में शामिल था उस समय। ठीक है, तो ये आप मुख्य रूप से जो है कि उस समय में जो है दो क्षेत्र को देखेंगे, है ना। इसको आंध्र सातवाहन भी कहा जाता है, आंध्र सातवाहन भी। ठीक है, इसका नाम जो है कि क्या है? आंध्र सातवाहन। तो इसको जो है आपको क्या करना होगा? ध्यान में रखना होगा। ठीक है, चलिए तो इसकी स्थापना, इस वंश का स्थापना किसने किया है? शिमुक ने। कब किया है? 27वीं ईस्वी में। ठीक है, यह राज्य जो है अत्यंत शक्तिशाली था, है ना। इसे जो है आंध्र सातवाहन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, वर्तमान में जो है कि प्रतिष्ठान कहां पर है?
तो ये औरंगाबाद जिला महाराष्ट्र में, ठीक है। इसके शासनकाल कब से कब तक रहा? 27 से 12, है ना, 27 से 12। किसका शासनकाल रहा 27 से 12? ये सिमुक का। सिमुक कौन है? सातवाहन, है ना, सातवाहन वंश का संस्थापक, ठीक है, क्लियर है। चलिए, इसके बाद जो है कि आप देखेंगे क्या कि इसका पुत्र जो है ना, कौन आता है? सातकर्णी प्रथम, है ना, सातकर्णी प्रथम, ठीक है। इसकी प्रारंभिक राजधानी जो है ना, क्या थी? धान्यकटक। धान्यकटक वर्तमान में कहां पर है? अमरावती, है ना, अमरावती, ठीक है। चलिए, सातकर्णी प्रथम की बात करते हैं। बेहद ही महत्वपूर्ण शासक है ना, बेहद ही महत्वपूर्ण शासक है। अभी जो है सवाल हम पूछने वाले हैं, है ना, और वो पूछेंगे तो मजा आएगा, है ना। और इसमें जो है जम करके पिटाई होगी, पहले ऑनलाइन वालों को, उसके बाद ऑफलाइन वालों को। चलिए, अकेले पिटा लीजिए फिर, सब लोग भाग गए तो अकेले पिटा लीजिए, है ना। चलिए, हम लोग देख लेते हैं सातकर्णी प्रथम, है ना। तो ये इनकी पत्नी का नाम क्या है? नागानिका, है ना। और ये भारत में जो है पहली महिला शासिका है ना। भारत की प्रथम महिला शासिका कौन है? नागानिका, है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा, है ना। अभी तक जो है कि आप लोग क्या बोलते हैं भारत की पहली महिला शासिका के नाम पे? रजिया सुल्तान करके आ जाते हैं, है ना, हर बात में रजिया सुल्तान। लेकिन उससे पहले भी शासिका बहुत सारे लोग हुई हैं, उसके बाद भी हुई है। रजिया सुल्तान इसलिए याद रहती हैं कि वो मुस्लिम शासिका है, ठीक है, मुस्लिम शासिका है, इसलिए रजिया सुल्तान का नाम ज़्यादा आप लोगों को याद है नहीं। चलिए, हम लोग बात करते हैं। पुराणों में जो है इसे कृष्ण का पुत्र कहा गया। किसको? सातकर्णी प्रथम को, है ना। इसने भी कितने? 2 अश्वमेध यज्ञ और 1 राजसूय यज्ञ करवाया, ठीक है। इसने अनूप प्रदेश, अनूप प्रदेश किसको कहा जाता है? नर्मदा घाटी को, है ना। विदर्भ जो है ये बरार वाला को, ठीक है। तो ये नर्मदा घाटी और बरार में पर अपना क्या किया? आधिपत्य स्थापित किया, उन क्षेत्रों को क्या किया? जीत लिया, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है, 2 क्षेत्र इसमें जुड़ गए, है ना। सातकर्णी ने किसको किसको जोड़ा? नर्मदा घाटी, हालांकि पूछेगा नहीं ये, प्लस विदर्भ। चलिए, इसने जो है कि अपनी राजधानी जो है कहां पे लेके गया? अमरावती, है ना, अमरावती। कहां पर है अमरावती? गुंटूर, आंध्र प्रदेश में। आप बता दीजिए गुंटूर क्यों प्रसिद्ध है? तंबाकू शोध संस्थान, हाँ। चलिए, इन्होंने जो सर्वप्रथम जो है दक्षिणाधिपति की उपाधि धारण की। तो ये ध्यान में, आपको इनकी सारी उपाधियां ध्यान में रखना होगा। अब आप लोग जब पढ़ रहे हैं, है ना, तो ये ढेर सारे उपाधियों के दौर शुरू होगा, है ना, जो बीपीएससी पूछा करती है, यूपीपीसीएस पूछा करती है, कभी कभी यूपीएससी आपको सवाल पूछा करता है, अगर नेट जेआरएफ देंगे तो वो भी पूछ लेता है ना। तो आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक बात। चलिए, हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, है ना, हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। इसके बारे में जो है कि साक्ष्य जो है कहाँ से प्राप्त होता है?
तो नागानिका का नाना घाट अभिलेख से प्राप्त होता है ना, जिससे उसकी रानी ने उत्कीर्ण करवाई थी। आपको पता है कि सबसे पहले, है ना, सबसे पहले जो है भूमि अनुदान की चर्चा इसी अभिलेख से मिलता है ना। और किसको दिया गया था? ब्राह्मणों और बौद्धों को भूमि अनुदान दिया था। किसने दिया था? गौतमी, गौतमी पुत्र सातकर्णी या सातकर्णी प्रथम? सातकर्णी प्रथम ने, ठीक है। तो इसको आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है। और ये बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया। जो हम इतना प्यार से डिस्कशन करवा रहे हैं वो इसलिए नहीं कि बैठकर चाय समोसा खाते रहो और नाक खुजलाते रहो, नहीं। चलो फिर अब देख लो, उसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण शासक जो है हॉल है ना। दूसरा महत्वपूर्ण शासक हॉल है, ठीक है। इसका जो है देखेंगे शासनकाल कब से कब तक के है? 24 से 20, 20 से 24, उल्टा हो गया है ना। 20 से 24, 24 से 20 होगा, ठीक है। इस वंश का जो है कि राजा ये हॉल है, ये बड़ा मस्त मौला आदमी है ना, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता है ना, इससे क्षेत्र भी बहुत ज़्यादा जीतना नहीं है ना। ये क्या है? प्राकृत भाषा का विद्वान है। और इसने जो है एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम क्या है? गाथा सप्त सती। ये जो है आपको पूछा हुआ है, ये देखो जितने भी एग्जाम में है आपके पूछे हुए हैं, ठीक है। और आगे संभावना बनता है। तो ये चीजें जो है आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? चलिए, इनके सेनापति जो है कौन है? तो ये विजयानंद। और इन्होंने जो है श्रीलंका को जीता एकमात्र विजय है ना। इनका जो है एकमात्र विजय, ठीक है। इनके ही दरबार में जो है कौन रहता था? गुनाड है, जिनकी रचना है बृहत कथा मंजरी, है ना। विद्वान रहता था। क्षेमेंद्र का भी है, आएगा, ठीक है, वो बाद में आएगा, क्षेमेंद्र बाद में आएगा। ओके, ठीक है। चलिए, बृहत कथा है ये, बृहत कथा, वो बृहत कथा मंजरी है। चलिए, गुनाड का बृहत कथा, ठीक है। अब देख लो इसका शासनकाल कहाँ से कहाँ, इसका क्षेत्र जो है कहाँ कहाँ विस्तार है, देख लो तो। आंध्र है, मध्य प्रदेश है, गुजरात महाराष्ट्र है, कर्नाटक है। इसके बाद जो है आपका अभी इस तेलंगाना में भी है, छत्तीसगढ़ बच गया है। और कुछ क्षेत्र छत्तीसगढ़ का होगा तो नहीं कह सकते, ठीक है। तो ये एक विस्तृत भूभाग है ना, एक विस्तृत भूभाग। और इसमें जो है कि कहा गया था 3 समुद्रों का घोड़ा जो है, घोड़ा जो है 3 समुद्रों का पानी पीता है, ऑब्वियसली पीता है ना। हालांकि नीचे वाला क्षेत्र जो है संदिग्ध है, क्योंकि यहाँ पर से यहाँ पर आएंगे, है ना, तभी आप करेंगे। तो नीचे वाला क्षेत्र इनके क्षेत्र में है ही नहीं, है ना। चला जाए, जो भी हो, आगे बढ़ते। गौतमी पुत्र शातकर्णी, है ना। नेक्स्ट जो है गौतमी पुत्र शातकर्णी, 106 से 130 ईस्वी है ना। इसके आंख जो है, इसकी आंख खराब हो गई है, दिमाग भी खराब हो गए हैं, ठीक है। चलिए, ऐसा कैसे? मतलब हमेशा बीसी में ही रहना चाहते हो, बीसी से नीचे नहीं आना चाहते। बच्चों का कुछ भी, अभी
ये क्या कहते हैं, यही क्रिकेट का स्कोर होता। अच्छा, जुआ नहीं खेल रहे अभी। ये आईपीएल जो है मैक्सिमम स्टूडेंट को जुआड़ी बना दिया। एक हमारे पास स्टूडेंट था, है ना, वो पढ़ाई कम कर रहा था कि, और वो क्रिकेट ज़्यादा देख रहा था, और देखते 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 वो एक नंबर का जुआड़ी बन गया। नाम नहीं लेंगे किसी का, ऑन रिकॉर्ड चल रहा है। चलिए, और उसने 10 लाख जीत भी लिया, 10 लाख जीत भी लिया। चलिए, गौतमी पुत्र सातकर्णी, है ना, गौतमी पुत्र सातकर्णी, ठीक है। चलो, तो इसे जो है वन व्यवस्था का क्या कहा जाता है, रक्षक कहा जाता है ना, चूंकि ये ब्राह्मण धर्म को फॉलो करते हैं, है ना, तो वन व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है, अद्वितीय ब्राह्मण। ये सब जो उपाधियां जो जितना भाई मैं बोल रहा हूँ ना, ये बेहद महत्वपूर्ण है ना। ये सब सारी उपाधियां जो है बेहद महत्वपूर्ण है, और आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, ठीक बात। चलिए, इसकी एक और उपाधि क्या है, वेन कटक, ठीक है। तो वेन कटक, इसको भी आपको ध्यान में रखना है, ओके। चलिए, इसी के बारे में कहा गया है कि इसके घोड़े जो है 3 समुद्रों के पानी पीते थे, ठीक है। इन्हें जो एक और उपाधि धारण किया, है ना, ये उपाधि क्या है, पश्चिम का स्वामी, है ना, पश्चिम का स्वामी। तो ये देख लीजिए कितने उपाधि हो गए, यही पे 4 दिख रहे हैं, है ना। गौतमी पुत्र सातकर्णी का जो उपाधियां हैं, इसको जो है आप लोग ध्यान में रखिएगा। वर्ण व्यवस्था का जो है रक्षक, पहला उपाधि। दूसरा अद्वितीय ब्राह्मण। तीसरा वेनकटक। चौथा जो है पश्चिमिक का स्वामी। ये आपको ध्यान में रखना होगा। ये सब मैं क्यों ध्यान में रखवा रहा हूँ, हो सकता है मिलान करने वाला में पूछ लिया जाए, या फिर है कि आपको स्टेटमेंट बेस में आपको पूछ लिया जाए। वो तो कल नहीं तो परसों पता ही चल जाएगा जब आप एमसीक्यूज देखेंगे, है ना। जब एमसीक्यूज देखेंगे तो उसमें सारा दिमाग लग जाएगी। अगर बेन कटक मतलब क्या, उपाधि है। आप कुंदन कुछ सोच समझ करके ना। चलो, गौतमी पुत्र जो है ना, कितने, 2 अश्वमेध यज्ञ और एक राजसूय यज्ञ। अब यही पूछने वाले हैं, कितने शासकों ने 2 अश्वमेध यज्ञ और एक राजसूय यज्ञ करवाया है ना, अभी तक के जो है। चलिए, आगे चलते हैं। गौतमी पुत्र सतकर्णी जो है ना, अपने शासन काल के 18वें वर्ष में, है ना, नासिक में एक गुफा तपस्वियों को क्या किया था, दान में दिया था, ठीक है। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने अपने 24वें वर्ष, है ना, शासन के 24वें वर्ष में जो है ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा क्या किया था, शुरू किया था, ठीक है, शुरू किया था। अब भूमि अनुदान प्रथा की शुरुआत कब से हुई, खड़ा होगा। हाँ हाँ, बताओ आप। हाँ, अभी सुंग काल से। यही होता है। अब और आगे बढ़ जाओ। सुंग वंश बता दिया, कन वंश बता दिया, और आगे बढ़ जाओ। हम्म सातवाहन वंश में किसने शुरू की है, मैं जानना चाह रहा हूँ। ये देख के भी गलत बताएगा, देख करके भी लड़का गलत बताएगा, डैम श्योर।
तो ये बच्चों की क्वालिटी होती है। जब हम पढ़ा रहे थे तो बैठ कर कर करके आपस में डिस्कशन कर रहा है। तो बताओ। हाँ जी, इधर बता दो। लवली, आशीष, आप लोग भी बता दो। पुरुषोत्तम, विपिन। भूमि अनुदान की प्रथा जो है सर्वप्रथम किसने शुरू की? चलो नीतीश, आप बता दो। आप ज्ञान दे रहे हैं, आप बता दीजिए। सबसे पहले जो है भूमि अनुदान की, है ना, शुरुआत किसने की? भूमि अनुदान किसने दी? बौद्धों और ब्राह्मणों। अब हमें क्या पता। चलिए, बैठ जाइए। ज्ञान देना क्या होता है? बहुत आसान होता है। और जब अपनी बारी आती है तो सारा ज्ञान क्या होता है? समाप्त हो जाता है। बैठ जाइए। आप बताइए कि आप भी वैसे ही हैं? और नहीं बताए तो पूरी क्लास में खड़ा रखेंगे आज। पूरी क्लास में जो है आज खड़ा रखने वाले हैं। लो, सातकर्णी अभी पढ़ाया था, ताजा ताजा पढ़ाया था। और उसी की पत्नी जो है ना, नागानिका के नाना घाट लेख में जो है इसकी चर्चा है, भूमि अनुदान की। ये बच्चे हैं जो 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 क्लास में पढ़ते पढ़ते जो है चाय समोसा की सोच रहे होते हैं, है ना। ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, दोनों की कहानी एक जैसी। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। बैठ जाइए। ये जो है सातवाहन वंश का जो सबसे प्रतापी राजा है ना, सबसे प्रतापी शासक जो है, ये इस गौतमीपुत्र सातकर्णी है। इसके विषय में जो है कहाँ से जानकारी मिलती है? नासिक अभिलेख से। ठीक है। इसने जो है शक शासक नाहपान को क्या किया था? पराजित किया था। ठीक है। चला जाए। इसके उपलक्ष्य में जो है इस नाहपान के चांदी के सिक्कों पर अपना नाम अंकित करवा लिया था, है ना। सिक्के वही रहेंगे लेकिन उस पर नाम आपका रहेगा। आप कहाँ के शासक हैं? हैं? आप कहाँ के शासक हैं जो आपका नाम रहेगा? ये बताइए पहले। अब ऑनलाइन वाले कह रहे हैं कि उनके भी नाम होने चाहिए। चलिए आपके भी नाम खुदवा दिया जाएगा, है ना। चलिए, इनकी उपाधियां एक बार ध्यान रखिए, है ना। एकमात्र ब्राह्मण, आदित्य ब्राह्मण, है ना। राज राज, एक और उपाधि जुड़ गई। क्या था? वेंकटक, वेंकटक। ठीक है। तो ये, और उसके बाद पश्चिम का स्वामी। ये 5-6 उपाधियां केवल और केवल किनकी है? गौतमी पुत्र सातकर्णी का, है ना। तो इतनी सारी उपाधियां इनके पास है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। इसके विजयों की जानकारी जो है गौतमी पुत्र वलश्री सातकर्णी के अभिलेख से भी प्राप्त होता है, नासिक अभिलेख से। ठीक है। इस चलिए, इस वंश का जो है ये कि कौन सा शासक था? या 23वां शासक था, वही बलश्री। चलिए, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं सातवाहन वंश का महानतम शासक था, है ना, गौतमीपुत्र सातकर्णी। ठीक, आगे चलते हैं।
इसके उपलब्धियों की जानकारी जो है नासिक अभिलेख से, ठीक है। इससे खदी पद मानद धनुष की उपाधि भी धारण किया है। इतनी सारी उपाधियां हैं कि आप पढ़ पढ़ कर करके त्रिसमुद्रों तय पित वाहन, है ना, मतलब 3 समुद्रों के जो है ना, उसके घोड़ा पानी पीता था, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट चलते हैं। बिंद नरेश भी आ गया एक, ठीक है। वशिष्ठी पुत्र पुलमावी, ठीक। इसे आंध्र सम्राट के नाम से जाना जाता है, आंध्र सम्राट के नाम से जाना जाता है। फिर से पूछेंगे सवाल, है ना। चलिए, शक शासक रुद्रदामन ने जो है ना, पुलमावी को 2 बार पराजित किया था, है ना, 2 बार पराजित किया था, परंतु संबंधी होने के कारण इसे छोड़ दिया, है ना, ठीक है। पुलमावी जो है ये किसका उपाधि, दक्षिणा पथेश्वर की उपाधि, है ना, दक्षिणा पथेश्वर की उपाधि धारण की है, ठीक है। इतनी सारी उपाधियां इन लोगों ने धारण किया है कि जितनी जो है आपकी उम्र नहीं है उससे ज्यादा आपको सातवाहन में उपाधियों का ढेर मिलेगा, ठीक है। और ऐसा ही सारी उपाधियां जो है आपको चोल साम्राज्य में देखने के लिए मिलेगा, ढेर सारा, है ना। जब आप चोल पढ़ेंगे तो वहाँ ढेर सारी उपाधियां आपको देखने के लिए मिलेगा। इसी के साथ साथ विजयनगर, जैसे जैसे साउथ में जाएंगे ना तो वहाँ उपाधियां उपाधियां और केवल उपाधियां ही दिखेगी, ठीक है। और ये जो जनरली तौर पे आपके एग्जाम में कभी कभार पूछ लिए जाते हैं, है ना, ताकि आप पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं, है ना। बहुत हम लोग क्या करते थे जब यूपीएससी दे रहे होते थे, है ना, जब यूपीएससी दे रहे होते थे तो जितनी भी उपाधियां हैं हिस्ट्री में सबको एक जगह कलेक्ट करते थे और उसको एक बार रटते थे, ठीक है, ताकि इसमें वाला उसमें और उसमें वाला उसमें ना चला जाए, ठीक है। और एग्जाम में अक्षर पूछे जाते, ठीक, एग्जाम में अक्षर पूछा जाता था। एक पूछा गया था परम सौगत की उपाधि किसने धारण किया, ये जो है बीपीएससी का क्वेश्चन है ना, परम सौगत की उपाधि। और ये ऐसा लग रहा था कि परम सौगत ये इतना भारी भरकम उपाधि जो है साउथ वाले, है ना, शासक जो है क्या करते थे, रखा करते। लेकिन हुआ क्या था कि वो कोई और नहीं बल्कि ये गोपाल ने धारण किया था, पाल वंश के शासक ने, है ना। अधिकांश लोगों का आंसर जो है क्या हो गया था, गलत हो गया था, ठीक है। क्योंकि इस तरह की उपाधियां जो है जनरली तौर पर उपाधियां जो है साउथ में ही धारण किए जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। यज्ञश्री सातकर्णी, है ना, यज्ञश्री सातकर्णी, इनके जहाज पे, इनके सिक्कों पे जो है जहाज के चित्र बने हुए हैं, है ना, जो इसके जो है समुद्र प्रेम और विदेश व्यापार से संबंधित है, ठीक है। अब कोई अपने सिक्के पे जो है जहाज का चित्र क्यों बनाएगा, इसका मतलब उस समय जो है या तो वो समुद्र प्रेमी है ना, या तो ये उस समय विदेश व्यापार हो रहे होंगे, है ना, या तो नाव का शौकीन होगा, जैसे कुंदन, है ना, ये जो है बाल बाल जब कटवाते हैं तो क्या, गोबर छत्ता, गोभी कट। चलिए हम लोग बात करते हैं इसमें देखेंगे क्या, मछली व शंख के चित्र भी जो है यज्ञ श्री सतकर्णी के सिक्कों पे पाए गए हैं। तो इस पे ध्यान में रखना है, यही 2 चीजें जो है आपके महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट है पुलोमा यानी कि पुलोमावी चतुर्थ, ठीक है। इसके समय सातवाहन राज्य जो है ये छिन्न भिन्न हो गए और ये 5 जो है ना, 5 शाखाओं में बट गए, गौड़ शाखा हो गया है ये, 5 और शाखाओं में बट हो गया है, ठीक है। इसको थोड़ा सा करेक्शन कर देंगे, ठीक है। 5 और शाखाओं में ये बट गए हैं। तो ये शाखाएं कौन कौन है, वाकटक, चतुवंश, पल्लव, इक्ष्वाकु और आभीर, यानी कि सातवाहनों के अवशेष पे जो है 5 अन्य नए राजवंश आ गए और वो राजवंश है वाकटक वंश, चतुवंश, पल्लव वंश, इक्ष्वाकु वंश, इसके बाद आभीर वंश। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये सब किसके समान थे, किसके समय अधिकारी थे, तो ये सातवाहनों के समय, ठीक है।
चलिए सातवाहन समाज की बात कर लेते हैं, है ना। तो देखिए गौतमी पुत्र सातकर्णी, बल श्री सातकर्णी, इसका क्या मतलब, इसका क्या मतलब। अच्छा जैसे कुंदन को ले लेते हैं, कुंदन का नाम ले लेते हैं। कुंदन क्या है? हाँ, कुंदन का पूरा नाम क्या है? कुंदन खत्री, छोटा छत्री। चलिए पापा का क्या नाम है? संतोष खत्री। और मम्मी का क्या नाम है? रीता देवी। अब ये कुंदन खत्री क्यों हो गया? क्योंकि खत्री जी इनके पापा हैं, है ना। अगर क्या बताया मम्मी का नाम? रीता देवी। अब इन ये जो है कि इनके घर में कौन सा सत्ता है? पितृ सत्तात्मक समाज इनके घर में कैसा है? पितृ सत्तात्मक, इसलिए पापा के नाम पे ये खत्री हो गया, है ना। अगर मम्मी के नाम पे होता तो क्या कहलाता है? मम्मी के नाम पे होता तो क्या कहलाता है? मातृ सत्तात्मक। और ये क्या नाम होता? रीता कुंदन या कुंदन रीता, है ना। टाइटल इसका क्या होता? रीता कुंदन, है ना। कुछ ऐसा ही जो है आप देखेंगे कहानी, क्या कुछ ऐसा ही कहानी जो है आपको सातवाहनों के काल में देखने के लिए मिलता है ना। आपने जितने भी जो है कि नाम देखा, है ना, पुलेमावी चतुर्थ, यज्ञ श्री सातकर्णी, बल श्री सातकर्णी, है ना, या जो भी है गौतमी पुत्र सातकर्णी, इसमें जो है कि माताओं के नाम जो है क्या आ रहा है? पहले आ रहा है, और राजा का नाम बाद में आ रहा है ना। तो इनके जो है समाज कैसी थी? मातृ सतात्मक, है ना। अब कुंदन छोटा छत्री, इसके पापा बड़ा छत्री, है ना। चलिए आगे चलते। समाज जो है कि कैसी थी सातवाहन कालीन? तो ये सातवाहन कालीन समाज जो है वो क्या था? मातृ सत्तात्मक था, है ना। इसलिए जो है कि तमाम जो है सातवाहन राजा हुए, है ना, अपने माँ अपने नाम के साथ माता के नाम लगाते हैं। ठीक है, क्लियर है। आपको पता है अभी भारत में जो है मातृ सत्तात्मक सोसाइटी जो है चल रही है। कहाँ पे चल रही है? नॉर्थ ईस्ट में, है ना। जो नॉर्थ ईस्ट में आप जाएंगे, है ना, वहाँ पितृ सत्तात्मक सेवन सिस्टर्स जो आपका स्टेट्स है ना, उसमें अमूमन जो है वो मातृ सत्तात्मक सोसाइटी है ना। महिलाएं जो है वो अर्न करती है और पुरुष जो है घर का काम धंधा देखा करते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे। यहाँ पे देखेंगे इस काल में जो है दो रानियां नागानिका और गौतमी वलश्री ने सक्रिय रूप से प्रशासन में हिस्सेदारी लिया, है ना। हमने आपको बताया था कि सबसे पहली जो है कि महिला शासिका कौन थी? नागानिका, है ना। चलिए ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा जो है कि शुरुआत किसने किया था? तो सातवाहनों ने प्रारंभ किया था। हालांकि उन्होंने अधिकतर भूमि दान किसको दिया था? बौद्ध भिक्षु को। देखिए ये लोग है क्या? ब्राह्मण लोग हैं, है ना। और दान किसको दे रहे हैं? बौद्ध भिक्षु को। यानी कि यहाँ पे जो है अभी आपस में द्वेष नहीं है, बौद्ध और ब्राह्मण में कोई द्वेष नहीं है। अगर द्वेष चल रहा होता, अगर पुष्यमित्र शुंग की तरह ये होते, है ना, तो भूमि अनुदान मिलता क्या? नहीं मिलता। हालांकि पुष्यमित्र शुंग को बेवजह बदनाम किया जाता है ना, बेवजह बदनाम किया जाता। अगर ऐसा होता तो भरूच का स्तूप वो निर्माण करवाते नहीं। अगर ऐसा होता तो भाजा का स्तूप निर्माण होता नहीं। अगर ऐसा होता तो आप जो है कि गया का जो है देखोगे, है ना, बोधि मंदिर, उसका बेस्टिनी का निर्माण वो उस समय होता नहीं होता, है ना। अलग बात है कि बौद्ध ग्रंथों में उसकी चर्चा बौद्ध विरोधी के रूप में दिखाया जाता। सातवाहनों में देखेंगे कि सबसे ज्यादा जो है कि अनुदान जो है भूमि अनुदान किसके द्वारा दिया जा रहा है? किसको दिया जा रहा है?
बौद्ध भिक्षुओं को, है ना, बौद्ध भिक्षुओं को ही दिया जा रहा है। ठीक है, क्लियर है। अब भूमि अनुदान जो है, भूमि का अनुदान देना मतलब सामंतवाद का बीज, है ना, यही से शुरू होता है। जो आप जो है 7वीं शताब्दी से लेकर के 12वीं शताब्दी तक भारत में आप देखेंगे। ठीक है, सामंतवाद क्या होता है? क्या होता है? कुछ नहीं पढ़ा? आपका ये क्या कहते हैं 10+2 किसका किससे था? हाँ, बीए। और तुम्हारा आर्ट्स में, तो बताओ। हाँ, ये होता है स्टूडेंट आपका। इधर आशीष, लवली, पुरुषोत्तम, अर्चना, इधर भी माशाल्लाह। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि भूमि अनुदान की शुरुआत यहीं पर से होता है और जो कालांतर में सामंतवाद का रूप धारण कर लेता है। स्टार्टिंग में भूमि अनुदान किस लिए दिया गया था? हाँ, किस लिए दिया गया था? भूमि अनुदान जो है के तहत भूमि पे आप जाइए, है ना, अनाज उपजाइए और खाइए पीजिए रहिए, है ना, आपसे टैक्स नहीं लिया जाएगा, है ना, आपसे टैक्स नहीं लिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे क्या होगा कि इस भूमि को ब्राह्मण या बौद्ध खुद करेंगे क्या? नहीं करेंगे, वो पट्टे पे दे देंगे और या फिर लोगों से करवाएंगे। ठीक है, और वहाँ उस अधिकारी के रूप में जो है, अभी अधिकार उन्हें नहीं मिला लेकिन धीरे धीरे अधिकार भी क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा गुप्त काल में, है ना, भूमि का मालिक हो जाएंगे, है ना। अभी भूमि का मालिक नहीं है, भूमि दिया गया है खाने पीने के लिए। ठीक है, भूमि के मालिक के रूप में नहीं, लेकिन धीरे धीरे जो है ये क्या हो जाएगा, आगे चल कर करके गुप्त काल में देखेंगे भूमि अनुदान जो है वो हर बात पे भूमि अनुदान देना शुरू कर देंगे, है ना। सर्वाधिक जो है भूमि अनुदान जो है गुप्तों ने दी है ना, सर्वाधिक भूमि अनुदान गुप्तों ने दी है। और भूमि अनुदान की शुरुआत जो है शातवाहनों ने किया है। ठीक है, जिसकी चर्चा जो है आपका नागानिका का नानाघाट अभिलेख में मिलता है। ठीक है, तो ये गुप्त और गुप्तोत्तर काल में जो है क्या हो जाएगा, प्रशासनिक अधिकारियों को भूमि अनुदान में दिया जाता है और धीरे धीरे जो है कि अपने क्षेत्र में ये क्या बन जाएंगे, बॉश, है ना, सर्वे सर्वा, है ना, सर्वे सर्वा। और मान लो कि एक बड़ा सा क्षेत्र जो है कि आपके अधीन दे दिया गया और कहा गया कि ऐसा है, आप इन क्षेत्रों को देखिए और यहाँ पर अनुपजाइए और प्रशासन देखिए और जरूरत पड़ेगा तो सेना आप हमको दे दीजिएगा। ये कौन कहेगा? ये जो है उस समय के जो शासक होगा, है ना, यानी कि जैसे नीतीश नीतीश जी हैं, है ना, ऐसे मान लो सपोज दैट हमारा भी नीतीश जी हैं, है ना, हमारा भी जो आपके क्लास में जो है नीतीश, ये भी नीतीश जी ही हैं, है ना। मान लीजिए कि ये नीतीश जी हैं, ये बिहार के क्या हैं, मुख्यमंत्री। हालांकि वो ओरिजिनल वाले की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, है ना, हम अपना नीतीश जी की बात कर रहे हैं। ठीक, अब ये जो है कि इन्होंने बोला कि ऐसा है कुंदन, है ना, कहाँ घर है, गाय घाट, है ना, इनका गाय घाट घर है। ठीक, अब ये जो है शासन प्रशासन जो है वहां जाकर के रोज रोज कौन देखेगा, नीतीश जी किस काल में है, तो ये गुप्तोत्तर काल में है ना, नीतीश जी गुप्तोत्तर काल में है और ये बिहार का क्या है, वो सम्राट है ना, बिहार का सम्राट है। ठीक है, मगध का सम्राट। ठीक, गुप्त काल में जो है मगध का सम्राट है। अब ये जो है कि क्या कहेंगे कि कुंदन उधर देख लेना, गाय घाट वाला जो रेवेन्यू आता है जो वो तुम रख लो, है ना, और वहाँ का शासन प्रशासन तुम देख लेना। ठीक है, तुम्हें संभालना होगा, है ना, जितने भी अधिकारी होगा अपॉइंटमेंट तुम कर लेना। अब हमें जो है कि टाइम टाइम पे क्या भेजते रहना, टैक्स भेजते रहना, है ना, और बदले में जो है क्या देना, सेना
की सहायता जब भी जरूरत पड़ेगी आप हमको दोगे। अब कुंदन देख रहे हो कितना शातिर है ना, कुंदन कितना शातिर है। कुंदन क्या करेगा, है ना, कहेगा अच्छा, बहुत अच्छा, है ना, उससे भी अच्छा। कुंदन क्या करेगा, पहले तो 2-4 महीने टैक्स कलेक्ट करेगा और ईमानदारी से पहुंचाएगा। फिर उसके बाद कहेगा टैक्स जो है कम नहीं है ना, टैक्स जो है 20% ले रहा था, कहा कि टैक्स जो है आप 20 नहीं 30% होगा, है ना। और 20% ये शासक के नज़र में कितना टैक्स कलेक्ट हो रहा है, 20%। जनता कितना दे रही है, 30%। और उस 20% का हिसाब किताब किसके साथ करना है, शासक के साथ। और उसी में जो है हमारा सारा खर्च काट करके टैक्स जो है 10% शासक को देना है। 10% कहाँ गया टैक्स, शासक के पास 10%, कुंदन के पास। और कुंदन के पास एक्स्ट्रा कितना बच रहा है, 10, और टोटल कितना हो गया 20% की, है ना। अब धीरे धीरे ये क्या हो जाएगा, शासक कमजोर, नीतीश क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे कमजोर हो गए, है ना। और शासक बिल्कुल कमजोर हो जाएगा। अब ये भरोसे में नीतीश बैठे हैं कि जब है कि हम झारखंड पर आक्रमण करेंगे, है ना, अवध पर आक्रमण करेंगे, या फिर जो है थानेश्वर पर आक्रमण करेंगे, ठीक है। तो सैन्य सहायता कुंदन की ओर से आएगा। अब अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है सैनिकों का, कुंदन। सेनापति का अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है, कुंदन। सारा अधिकारी कुंदन के नेतृत्व में, है ना। अब वो कहता कि देखो सामंतवाद समझा रहा हूं, होगा क्या कि कुंदन जो है सर्वे सर्वा है ना, अपने क्षेत्र के सैनिकों का। अब कुंदन किसका प्रति रिस्पॉन्सिबल है, नीतीश का, यानी कि मगध के शासक का, ठीक है। मगध के शासक गया कहाँ आक्रमण करने के लिए, थानेश्वर पर। ये क्या किया, कहेगा अच्छा ठीक है हम लेके आते हैं, लेकर के जाना था थानेश्वर। और इसने क्या किया, गाय घाट बगल में है ना, कुम्हरार पर आक्रमण कर दिया। राजा उधर गए और ये कनेक्शन कहाँ क्या कर दिया, समाप्त हो गई। कुम्हरार किसका, कुंदन का। अब बेचारा नीतीश उधर से लौट के आता है, कहेगा अब तुम कौन, है ना। कहेगा कि अच्छा ठीक है चलो थोड़ा हम तुम पे रहम करते हैं, पहले सामंत हम थे, अब तुम हमारा अधिकारी बन जाओ। तो यही सामंतवाद का क्या है, टोटल कॉन्सेप्ट है। और ये जो है कि आगे चल करके जो है कि क्या होता है, भूमि अनुदान इतनी बुरी हो जाती है कि राजकोष पूरा क्या हो जाता है, खाली हो जाता है। अब देखो मगध साम्राज्य क्या कर सकता था, सम्राट कार्रवाई कर सकता था। मगध सम्राट चाहता तो खुद की सेना ले जा सकता था, उसके पास सेना रखने के लिए पैसे ही नहीं, तो सेना कैसे नियुक्त करेगा। तो यही कहानी उस समय होता है जो हम उस समय चर्चा करेंगे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। भूमि अनुदान की प्रथा ने जो है विकेंद्रीकरण को क्या किया, बढ़ावा दिया, है ना। विकेंद्रीकरण को, सत्ता का क्या किया, ट्रांसफर हो गया। सत्ता पहले मौर्यकाल में क्या था, सत्ता एक हाथ में था, क्योंकि वहां रेवेन्यू राजकोष में सीधे सीधे जमा होता था। यहाँ रेवेन्यू की क्या हो रही है, चोरी। बात समझ में आई। तो ये कहानी ठीक है, क्लियर। चलिए भूमि अनुदान कैसी थी, करमुक्त भूमि किसको दिया जा रहा था, ब्राह्मणों और बौद्धों को। पता चला कि ये कैसे बाद में जाके ताकतवर हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलिए आगे चलते हैं। व्यापारियों और शिल्पियों में जो है ना, आप यहाँ पे देखेंगे महायान बौद्ध धर्म में ये प्रचलित था, ठीक है। लोग जो है कि व्यापारी और शिल्पी वर्ग के लोग होते थे, है ना। ये बौद्ध धर्म के लोग ज्यादातर इसी व्यवसाय को क्या करते थे, चुनते थे, है ना। साथ ही साथ जो है कि ये देखेंगे क्या कि इस समय जो है बौद्धों की स्थिति क्या हो रही है,
धार्मिक रूप से कम होगी, है ना, क्योंकि उन्हें संरक्षण नहीं मिलेगा। और इस समय जो है भागवत धर्म जो है कि क्या हो जाएगा, महत्वपूर्ण हो जाएगा। इस समय वासुदेव महत्वपूर्ण हो जाएंगे, इस समय बलराम महत्वपूर्ण हो जाएंगे, इस समय प्रद्युम्न जो है महत्वपूर्ण हो जाएंगे, इस समय संकर्षण जो है महत्वपूर्ण हो जाएंगे। अभी आप लोग सोच रहे होंगे ये कौन है, ये कौन है, तो आप लोग जो है जा कर करके एक बार भागवत गीता पढ़िएगा, कृष्ण के वंशज को समझिएगा, है ना, तो आपको सारा कहानी मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, आपको पता है मंदिर निर्माण की प्रक्रिया जो है ना, प्रारंभिक मंदिर निर्माण की प्रक्रिया की शुरुआत जो है इस समय देखने के लिए मिलता है। इक्ष्वाकुओं के द्वारा जो है ईंट से बनाने की शुरुआत की जाती है, लेकिन ये बहुत सफल नहीं रहता है। पहला सफल मंदिर जो है देवगढ़ का दशावतार मंदिर गुप्त काल में, है ना, गुप्त काल में जो है आपको देखने के लिए मिलेगा, जो विभिन्न एग्जामों में आपके पूछे हुए हैं। हालांकि जो है मंदिर निर्माण की शुरुआत जो है इक्ष्वाकुओं के द्वारा किया गया था, ईंट निर्मित। ठीक है, ये ध्यान में क्या करना है, रखना है। ठीक है, इस समय जो है सबसे महत्वपूर्ण जो है ना, चैत्य कार्ले का, है ना, कार्ले का और अमरावती का स्तूप है, ये जो है ध्यान में रखना है। ठीक है, शिल्पियों में जो है गंधिकों का बार बार जो है उल्लेख मिलता है ना। और ये गंधिक कौन है, जो गंध फैलाते हैं, जो गंध फैलाते हैं उसको गंधिक कहते हैं, और इसी से गांधी बना है। बोल दो ऐसा, कुंदन। ये जो है मजा देते हैं ऑफलाइन वाले, है ना, ऑनलाइन वाले तो चाय समोसे में बिजी हो जाते हैं। नहीं, चलिए, तो ये इत्र बनाने का, है ना, इत्र बनाने के काम से जुड़े हुए थे, इसलिए गंधिकों की चर्चा यहाँ पे मिलती है। ब्राह्मणों की ये सातवाहनों की भाषा क्या थी और लिपि क्या थी। चलिए, सातवाहन की प्रशासन की बात कर लेते हैं, है ना, प्रशासन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं सातवाहन जो है कि यहाँ पे देखेंगे कि इसकी प्रशासन व्यवस्था कैसी थी, केंद्रीकृत या विकेंद्रीकृत, विकेंद्रीकृत। तो ये आपको ध्यान में रखना है ना, विकेंद्रीकृत शासन व्यवस्था थी। ठीक है, क्लियर है, यानी कि प्रशासन को बड़े बड़े सामंतों पे छोड़ दिए गए थे, बड़े बड़े अधिकारियों पे ये थोप दिया गया था। ठीक है, इसको ध्यान में आपको रखना है। सातवाहन की जो है प्रशासन जो है किसकी अनुकृति थी, तो ये मौर्य प्रशासन की अनुकृति थी। ठीक है, इसके समय ध्यान में रखना है। ठीक है, जिलों को जो है आहार में क्या किया गया था, बांट दिया गया था आहार में, आहार जस्ट लाइक जिला। ठीक है, गांव का प्रशासन जो है क्या कहलाता है, गौलमिक, ये पूछा हुआ है ना, यूपीएससी में ये आपका पूछा हुआ। देखिए हम बार बार नहीं बोलते हैं कि ये पूछा हुआ, ये पूछा हुआ है, मालूम चलेगा कि जितना मैं बोलूंगा उससे ज़्यादा जो है पूछा हुआ है। ठीक है, इसलिए जब आप लोग क्लास कर रहे हैं तो बिल्कुल सीरियसली करें, है ना, अन्यथा जो है आपके दिमाग भी क्या हो जाएगा, पूछा हुआ है ना। एग्जाम हॉल में आप जाएंगे तो कोई भी ऐसा चीज नहीं दिखेगा, कोई ऐसा लाइन नहीं दिखेगा एग्जाम हॉल में, चाहे आप हिस्ट्री देख रहे हो, चाहे आप पॉलिटी देख रहे हो, चाहे आप ज्योग्राफी देख रहे हो, चाहे साइंस देख रहे हो, है ना, जो पूछा हुआ या हमारे द्वारा बताया हुआ ना हो, है ना। हमारी क्लास में जो है कि ऑफलाइन पढ़िए ऑनलाइन पढ़िए, है ना, दोनों में जो है हम कहानी सेम कहते हैं, है ना, चीज़ों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आपके जो है नोट्स में अमूमन वो सारी चीज़ें होती है ना, जो हम लेक्चर में देते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो है आपको नोट्स में नहीं होता है, जो हम लेक्चर में मेंशन करते हैं। ठीक है, और कभी कभी होता क्या है कि वो एग्ज़ाम में आ जाता है, आपके टेस्ट में भी वो आ जाता है। ठीक है, इसलिए जो है नोट्स पढ़ने के साथ साथ जो है आप क्लास जो है वो जरूर अटेंड करें। ठीक है, चलिए,
यहाँ पे आप देखेंगे क्या है ना, गौलमिक जो है ये क्या है, गांव का प्रशासक है ना, और साथ ही साथ जो है सैन टुकड़ी का प्रधान भी होता है। ठीक है, इस समय जो सातवाहन के समय जो है सामंतों की 3 श्रेणियां थी, है ना। प्रथम श्रेणी राजा का, द्वितीय श्रेणी महाभोज कहलाता था, तीसरे श्रेणी ये सेनापति कहलाती है। तो इसको जो है आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, क्लियर है। चलिए, पदानुक्रम के हिसाब से अगर देखा जाए, है ना, तो शीर्ष पर कौन है, राजा, उसके नीचे बाकी सब। तो राजा है ना, राजा सर्वे सर्वा होता है, इसे सिक्के ढालने का अधिकार है, इसे जो युद्ध करने का अधिकार है ना, इसे जो है संधि करने का अधिकार है। ठीक है, इसे जो है कानून बनाने का अधिकार है। ठीक, इसे मंत्रिमंडल के द्वारा लिए गए फैसले मानने ना मानने का अधिकार है। ठीक है, चलिए दूसरा जो है महासेनापति, है ना। इस यहाँ पे आके आप देखेंगे क्या कि इनका जो है ये क्या करते हैं, सेनाओं का क्या करते हैं, संचालन नहीं, सेनापति वही करता है ना, युद्ध वगैरह होता है तो उसका नेतृत्व करता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। व्यापार की बात किया जाए, है ना, तो इस समय व्यापार महत्वपूर्ण है। ठीक है, इस समय जो है कि दो आप बंदरगाहों का नाम याद रखिएगा जो बेहद महत्वपूर्ण है ना, सोपारा और भरूच यानी भड़ौच। ठीक है, सोपारा और भड़ौच। ठीक, इस समय आयात और निर्यात दोनों हो रहे थे। तो आयात में जो है क्या करते थे, शराब मंगाते थे, कपड़ा मंगाते थे पसंद का। ठीक है, कांच और मिट्टी, तिपतिया, घास, है ना, ये सब वहाँ से हम लोग मंगाते थे। ठीक है, दूसरा जो है हम बेचते क्या थे, है ना, कपड़ा बेचते थे, कार्नेलियन के मनके बेचते थे, मलमल बेचते थे, मलमल, मलमल जानते ना, महीन कपड़ा। ठीक है, और मैलो कपड़ा जो है ये शामिल था। ठीक है, विशिष्ट व्यापारियों के प्रत्येक समूह को एक गिल्ड में संगठित किया गया था और प्रत्येक गिल्ड में एक सेठी और एक कार्यालय होता था। ठीक है, चलिए गिल्ड सिस्टम क्या होता है आपको पता है, नहीं पता। गिल्ड जो है ये क्या होता है, व्यापारियों का समूह होता है ना, और ये जो है कि अपना मांग पत्र जारी करता है। ठीक है, मांग पत्र जारी करता है जिसको डिमांडिंग ड्राफ्ट के रूप में कहते हैं या चेक कहते हैं आप लोग। ठीक है, बैंक जो है एक मांग पत्र जो है आपको देती जिसको चेक कहते हैं, देखा है आपने चेक। हम्म, आप जो है कि अगर पॉकेट में पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं, है ना, आप उसको चेक काटा है कभी, चेक काटा ही नहीं है, आपने काटा है, हाँ, नहीं काटा है। चलिए इधर जो है ऑनलाइन वाले आशीष, आपने चेक काटा है क्या, नहीं काटा है। इधर जॉब वाले जितने बच्चे हैं इसमें कुछ तो काटे होंगे। तो यहाँ पे जो है कि क्या लिखता है ना, आप जो है वहाँ पे आपका बैंक अकाउंट वगैरह तमाम चीज़ें लिखी होती है, मेंशन किया होता है ना, आपके पूरे जो बैंक का जो डिटेल है वो मेंशन किया होता है। आपका साइन वहाँ पे बस चाहिए, और कितना अमाउंट आप देना चाहते हैं वो आपको लिखना है। ठीक है, इसके इसके अलावा जो है ना, इसके अलावा आपका नीचे सिग्नेचर चाहिए। ठीक है, ओवर राइटिंग नहीं होगा, अगर ओवर राइटिंग होगा तो वो बाउंस हो जाएगा, आप पकड़े जाएंगे बेवजह का। तो यही जो है गिल्ड सिस्टम में भी होता था। ठीक है, अब जैसे कि हर जगह पैसा लेकर तो चलेंगे नहीं, उस समय सिक्योरिटी का जो है कि क्या था, खतरा था। ठीक है, तो वो मांग पत्र वहाँ दे दिए जाते थे और मांग पत्र के हिसाब से वो चुकता
हो जाता था। ठीक है, क्लियर है। तो ऐसे गिल्ड सिस्टम की शुरुआत हुई और यही जो है बाद में बैंकिंग सिस्टम में कन्वर्ट हो जाएगा जब देश आज़ाद होने का होगा। ठीक है, चलिए अर्थव्यवस्था में देखेंगे, है ना। तो कृषि जो है ऑलरेडी विकसित अवस्था में है। ठीक है, विकसित अवस्था में। यहाँ पे जो है देखेंगे क्या कि दक्षिण वाला क्षेत्र जो है ना, वो मैक्सिमम उपजाऊ है ना। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी की जो है नदियां हैं, इनके जो है क्षेत्र में पड़ते थे, किनके, सातवाहनों के क्षेत्र में। और यहाँ पे जो है कि सरप्लस प्रोडक्शन, अधिशेष उत्पादन हो रहे थे। और अधिशेष उत्पादन अगर हो रहे हैं, है ना, तो कहानी अलग बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कि देखेंगे क्या कि समृद्धि बढ़ेगी, समृद्धि बढ़ेगी, व्यापार बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा, राजकोष बढ़ेगा। नहीं, समृद्धि बढ़ेगी, जनसंख्या बढ़ेगा, जनसंख्या बढ़ेगी, नए नए शहरों का निर्माण शुरू होगा, जैसे अभी चल रहा है ना। अभी पता है आप लोग अमृत काल में जी रहे हैं। अमृत काल में 2045 तक है, कितना तक के है आप लोग, अमृत काल में आप लोग जी रहे हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे जो है कि आप देखेंगे कृषि में जो है काफी वृद्धि हुई, तो इसको देखेंगे। साथ ही साथ जो है व्यापार वाणिज्य का शुरुआत हो चुका है। प्रिपलस ऑफ द एरिथ्रियन सी में जो है इसमें चर्चा आपको मिलता है, तो इसको ध्यान में रखना है। भड़ौच जो है इस समय का प्रमुख बंदरगाह है ना। और ये जो है व्यापारिक केंद्र भी हुआ करता था। ठीक है, व्यापार में चांदी और तांबे के सिक्कों का प्रयोग होता था, जिसे कसारपन कहा जाता है। ठीक है, चलिए संस्कृति और धर्म पे बात कर लेते हैं। किसका समय का, सातवाहनों का समय का। ये सब जो है हम लोग अलग से भी चर्चा करेंगे। हालांकि जो है हम यहाँ पे सातवाहनों के साथ इसलिए चर्चा कर दिए ताकि आपको दिमाग में यहाँ पे आ जाए। ठीक है, पार्टिकुलर चर्चा इसलिए कर दी है, नहीं तो हम एक साथ सबका चर्चा करने वाले थे। ठीक है, चलो धर्म के बारे में अगर बात किया जाए, है ना, तो ये ऑलरेडी ब्राह्मणवाद, है ना, ब्राह्मणवाद, भूमि अनुदान की शुरुआत जो है कि ऑलरेडी हो चुका था। ठीक है, यहाँ पे आके कहा जाता है कि ब्राह्मणों, सतवाहनों के बारे में कि ये जो है कि ये नीचे कुल के ब्राह्मण, स्टार्टिंग में यही कॉन्सेप्ट था कि ये अच्छे ब्राह्मण नहीं है, इन्हें ब्रात जो है ब्रात ब्राह्मण कहा गया है, ब्रात क्षत्रिय ब्राह्मण कहा गया है ना, या छत्र ब्राह्मण भी के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। ठीक है, क्लियर है। और इसकी चर्चा जो है कहाँ से मिल गई कि ये ब्राह्मण है, कहाँ से मिली है वैसे, पतंजलि, पतंजलि का ऑलरेडी हम अभी पढ़ाया था सोर्स में, तो सब खा करके बैठ गए आप लोग। ठीक है, चलिए इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट जो है इक्ष्वाकु वंश। ठीक है, तो इनके पतन के बाद, किनके पतन के बाद, सातवाहनों के पतन के बाद जो है हम लोग दो पार्ट में देखेंगे। एक पार्ट जो है आपका इंडियन, और दूसरा पार्ट जो है हम लोग बाह्य आक्रमणकारी। ठीक है, तो आप लोग थक गए होंगे तो थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, है ना, क्लास खत्म होने का, है ना। आप लोग अगर थक गए होंगे तो क्लास खत्म होने का इंतजार कर लीजिए, क्लास खत्म होगी, आज ही खत्म होगी, है ना, पक्का वाला खत्म होगा। ठीक है, चलिए इक्ष्वाकु, है ना, तो हमने आपको बताया था कि वहां पे देखेंगे क्या कि ये 5 अन्य राज्यों की उत्पत्ति होती है, किसके, सातवाहनों के अवशेष पर। आप बता दीजिए, हाँ कौन कौन से राज्य थे। हाँ, कौन सा वंश, हाँ
हाँ, चोलवंश। चलिए, हम लोगों ने बात किया था अभी, हमने बात किया था इक्ष्वाकु, हमने बात किया था ये बाकाटक, हमने बात किया था चतुवंश। तो हम लोग इसमें से जो है इक्ष्वाकु वंश पे बात कर लेते हैं, ठीक है। सातवाहनों के उत्तराधिकारी में इक्ष्वाकु महत्वपूर्ण है, ठीक है। और ये तीसरी और चौथी शताब्दी ईस्वी के दौरान जो है विजयपुरी, कहाँ पे? विजयपुरी। विजयपुरी वर्तमान में कहाँ पर है? तो ये आंध्र प्रदेश है, आधुनिक नागार्जुन कोंडा में, है ना। विजयपुरी में अपनी राजधानी स्थापित किया। और ये पूर्वी कृष्णा गुंटूर क्षेत्र में जो है इन्होंने शासन किया, जो क्या है, सरप्लस प्रोडक्शन का क्षेत्र है ना, काफी उपजाऊ वाला क्षेत्र, ठीक है। इस राजवंश के बारे में जो है कि विवरण बहुत ज़्यादा नहीं मिलता, बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं मिलता है। हालांकि इसकी चर्चा है कहाँ पे मिलती है? मत्स्य पुराण में, है ना। क्या चर्चा है? कि श्री प्रवर्तीय आंध्र के रूप में, ठीक है, श्री प्रवर्तीय आंध्र के रूप में जो है इसकी पहचान की गई है, ठीक है। ये बेसिकली तौर पे जो है किस धर्म को मानते हैं? शैव धर्म को मानने वाले हैं, है ना, जो वैदिक संस्कारों में संलग्न थे, ठीक है। चलिए, इन्होंने जो है अपने शासन काल में बौद्ध धर्म को, है ना, बौद्ध धर्म को भी क्या किया? संरक्षण प्रदान किया है, ठीक है। नेक्स्ट जो है बाका टक वंश, है ना, बाकाटक। चलिए, सातवाहन के पतन के बाद, ठीक, और चालुक्यों के उदय से पहले, ठीक, ये जो है दक्कन का जो है सबसे ताकतवर राजवंश था, है ना। दक्कन का सबसे ताकतवर राजवंश था, या यूं कहे कि सातवाहनों की जगह जो है किसने ले ली? बकाटक ने। बकाटक ने ले ली, ठीक है। चलिए, पुराणों के अनुसार जो है इस वंश का संस्थापक कौन है? विंध्य शक्ति। इसकी प्रारंभिक राजधानी पुरी का अर्थात बरार। सातवाहनों का पतन जो है कब होता है? छठी शताब्दी में, जब चालुक्यों का उदय होता है। चले, विंध्य शक्ति के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको होनी चाहिए, थोड़ा ज्ञान होना चाहिए। थक गए हैं तो चाय समोसा मत खाइएगा, ठीक है। एक्चुअली में ये क्लास जो है ये सर प्लस क्लास है ना। सर प्लस क्यों? क्योंकि कल की क्लास और आज की क्लास मैक्सअप है, ठीक है। तो ये 2 दिन आपको क्या लगता है कि मैं मुफ्त का छुट्टी दिया? कल आपने आराम किया, है ना, और आज आप क्लास आए हैं। जिन लोगों को 10-11 नहीं आना होगा वो नहीं आएंगे, हम तो आएंगे, हम तो आएंगे, ठीक है। हमारे लिए ना तो ईद है, ना मुहर्रम, और न ही छठ पूजा, और न ही रामनवमी, ठीक है। वो आपका प्रॉब्लम है ना। नोट्स मिलेगा नहीं। जो लोग क्लास अटेंड नहीं करेंगे, अभी ऑनलाइन वालों के भी रूल क्या हो रहे हैं? चेंज हो रहे हैं, ठीक है। ऑनलाइन वालों के भी रूल चेंज हो रहे हैं। वहाँ भी क्लास अटेंड कीजिएगा तभी आपको नोट्स मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। आप भले ही मुझे 2 करोड़ रुपया दे दो, है ना, आप ये सोचोगे कि हमने तो फुल पेमेंट कर लिया है, हमें नोट्स मिलनी चाहिए, तो वो नहीं मिलना है, ठीक है। आपके जो है रूल है, ओके। और ऑफलाइन में जो है पीडीएफ किसी को नहीं मिलेगा, ऑफलाइन में पीडीएफ किसी को नहीं मिलेगा। यहाँ जो है आप लोग अपना नोट्स का पैसा पहले जमा कर लीजिएगा, ठीक है। अमूमन जो है नीतीश
नीतीश के पास आप लोग जमा कर दीजिए, वो लेके आ जाएंगे। चलिए, हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे बाका टक वंश के संस्थापक कौन है? विंध्य शक्ति, ठीक है। इनके बारे में जो कि बहुत ज्यादा जानकारी नहीं मिलता है ना, कि ये कौन थे, कहाँ से आए, इनके पूर्वज कहाँ से जो बिलोंग करते हैं, इसके बारे में विशेष जानकारी नहीं है, ठीक है। इनको जो है विष्णु वृद्धि है ना गोत्र का ब्राह्मण माना जाता है ना। इक्ष्वाकु भी ब्राह्मण और बाकाटक भी ब्राह्मण है ना। इसलिए हमने वहां पे हेडिंग क्या दिया था? ब्राह्मण साम्राज्य, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, क्लियर है। विंध्य शक्ति की तुलना जो है किससे की गई है? इंद्र और विष्णु से, ठीक है। बाकाटक शासन जो है ना, आप देखेंगे कब शुरू हुई, तो ये 3री सदी के अंत में ये प्रारंभ हुआ है ना। 3री सदी के अंत में प्रारंभ हुआ है। आप लोग थक गए क्या? चलिए, जब थक गए हैं तो थोड़ा और पढ़ा लेते हैं, है ना। चलिए, और अंत जो है ये 5वीं शताब्दी के अंत तक जो है इनका अंत हो जाता है। चलिए, बाकाटक राजवंश को एक बार ध्यान से देख लेते हैं, है ना। ये जो बेसिकली तौर पे जो है ना, ये 2 शाखा में देखने के लिए मिलेगा, है ना। विंध्य शक्ति शाखा जो है, इसके संस्थापक विंध्य शक्ति हैं, ठीक है। दूसरा जो है वेशिम शाखा, जिसका संस्थापक जो है सर्वसेन है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। चलिए, हम लोग बात करते हैं विंध्य शक्ति वाले सेगमेंट का, ठीक है। तो ये परवरसेन है ना, परवरसेन जो है विंध्य शक्ति के पुत्र हैं, ठीक है। वाक्टकों में सबसे ये प्रतापी शासक होते हैं। इनकी उपाधि क्या है? महाराज की उपाधि है, ठीक है, महाराज की उपाधि। इसने कितने अश्वमेध यज्ञ करवाए? और एक वाजपेयी यज्ञ करवाए। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। यही एक वाकाटक शासक था जिसने सम्राट की उपाधि धारण किया था, ठीक है, क्लियर है। और परवरसेन ने जो है किसकी रचना की है? सेतुवंत की, ठीक है। परवरसेन ने सेतुवंत की रचना की है। ये सब आपके एग्जाम में पूछे हुए हैं और संभावना बनता है। इसलिए जो है एग्जाम के बाद जो है ऑनलाइन और ऑफलाइन सारे बच्चों को एक साथ बैठाएंगे और क्वेश्चन ढूंढाएंगे, है ना। ढूंढने के लिए बोला जाएगा कितने क्वेश्चन डायरेक्ट हिट है ना। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आराम से जो है डायरेक्ट जो है क्वेश्चन यहाँ से, है ना, कम से कम आएगा। तो करेंट अफेयर को छोड़ दिया जाए, करेंट अफेयर को छोड़ दिया जाए तो आराम से जो है कम से कम जो है 110 तक तो जाना चाहिए, है ना। 110 नहीं तो 105 भी आ जाता है ना, तो भी बेहतर है। 90 भी आता है तब भी बहुत है ना, आराम से हो जाएगा। और करेंट अफेयर जो दे रहे हैं उसका क्या? करेंट अफेयर जो दे रहे हैं उसका क्या? हाँ, हम उसे भी लेके आएंगे ना। करेंट अफेयर दे रहे हैं पर डे का, है ना। हालांकि वो पर डे वाला बंद कर करके आप लोग मंथली लेना शुरू कर दिए आजकल। तो हम सोचे कि चलो स्टूडेंट जो है थोड़ा काम चोरी कर रहे हैं, क्योंकि पैसा भी बचाना है आप लोगों को, क्वेश्चन भी लड़ाना है आप लोगों को, तो कैसे संभव है। चलिए, हम लोग बात करते हैं यहाँ नेक्स्ट पृथ्वीसेन प्रथम। पृथ्वीसेन प्रथम जो है आप देखेंगे कि इन्होंने जो है किनसे? चंद्रगुप्त द्वितीय से जो है वैवाहिक संबंध जो है स्थापित करते हैं। और चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री जो है प्रभावती, है ना, प्रभावती जो है ना, से इन्होंने, हाँ, प्रभावती से इन्होंने क्या किया? रुद्रसेन द्वितीय का
विवाह करवाया, ठीक है, पृथ्वीसेन द्वितीय ने, ठीक है, पृथ्वीसेन प्रथम ने रुद्रसेन द्वितीय के साथ विवाह कराया था अपने बेटे को, ठीक है, और उधर से प्रभावती, ठीक है, क्लियर है। चलिए रुद्रसेन द्वितीय, रुद्रसेन द्वितीय की बात अगर किया जाए, है ना, तो यहाँ पे देखेंगे ये चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि गुप्त साम्राज्य, विक्रमादित्य नाम सुना है, इनकी बेटी प्रभावती और रुद्रसेन द्वितीय यानी पृथ्वीसेन का पुत्र से विवाह संपन्न हुई। इस तरह से उसका बेटा था और इसके ये खुद है, ये शासक के रूप में आया क्या, तो आप लोगों का जो है पढ़ पढ़ कर करके जो है कि क्या हो रहा है, दिमाग हैंग हो रहा है। चलिए नेक्स्ट जो है परवरसेन द्वितीय, ठीक है, इसने चंद्रगुप्त के दरबार में जो है किसको भेजा, कालिदास को, ठीक है, और बकटकों की राजधानी जो है कहाँ पे लेके गया, परवरपुर में स्थापित किया, ठीक है, और इसने कि सेतु बंध नामक काव्य की रचना किया, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। पृथ्वीसेन द्वितीय, ठीक है, पृथ्वीसेन द्वितीय की चर्चा कर लेते हैं। यह बिन शक्ति का अंतिम शासक है ना, द्वितीय अंतिम शासक है। हरिसेन, इसके बाद जो है बकटकों का इतिहास ही समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कलिंग का खारवेल, है ना, मुझे लग रहा है कि आप लोग जो है सुसाइड ही कर लोगे। थक गए क्या आप लोग, अभी नहीं थको ना। देखो ये होता है पढ़ाने में मजा। चलो रहने देते हैं अभी, नहीं तो है कि आप लोग रोना शुरू हो जाओगे। थोड़ा सा और बचा हुआ है, थोड़ा सा और बचा हुआ है, 40 पेज हो गया। चलिए तो आज जो है बाकाटक आज समाप्त हो चुका है। काफी है, बस इतना ही है, एक पेज और। चलिए आज इतना ही रखते हैं और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।